ओके ओके मालिक। अरे मज़ा तो मेरे को भी आया है भाई मेरे को तो कितने दिन बाद मेरे को ऐसा लग रहा है भाई मैं कुछ कर रहा हूँ इतने दिन से तो मैं अकेले बात करके मैं क्या बताऊँ, मतलब आधा तो वो उसी की वजह से तो इम्पैक्ट हो रहा है तो नेवरदलेस अपन पहले सेशन में अपन ने देख लिया बेसिक वाले पॉइंट। ओके, अभी सेकंड सेशन में अपन जा रहे हैं, ये देखेंगे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। ये टाइप्स ऑफ डायरेक्टर यही रिकॉर्डिंग में होना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इट इज नॉट सो इजी कि एक ये घंटे भर में खत्म हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एंड इट विल टेक ए टाइम। तो स्पेंड गुड टाइम ऑन दिस। ओके, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो। अगेन ये बैकग्राउंड रेडी करेगा आपका, और इसमें से कुछ भी डाउट रहा तो आप पूछिए, बिकॉज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको कुछ आंसर्स बोलूंगा और ये आंसर्स फाइनल रहेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट नहीं है अभी। तो अगर आपको कहीं पर भी और वेरीफाई करना है तो डायरेक्ट रेफर कर सकते हो, एमसीए की वेबसाइट पे जाओ, डायरेक्ट देखो, तो कॉन्फिडेंस के लिए। बाकी अपन ने बोला फाइनल है, खत्म है स्टोरी। तो देयर विल बी सर्टेन थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, व्हिच यू नीड टू गो लॉजिकली। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट पॉइंट। तो अब बिफोर गोइंग एनीथिंग, अपन कितने डायरेक्टर के टाइप्स एक बार देख लेते हैं। वो रेड वाला छोड़ दो पोर्शन, रेड वाले की तरफ ध्यान मत दो, पहले ब्लैक वाला पोर्शन है उसको रीड मारिए। पहला क्या नाम है? फर्स्ट डायरेक्टर। दूसरा है रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल। तीसरा पॉइंट होगा अपॉइंटमेंट अदर देन रिटायरिंग। अपॉइंटमेंट अदर देन रिटायरिंग। तीन नाम वापस रिपीट करिए मालिक। पहला है फर्स्ट डायरेक्टर, रोटेशनल, नॉन रोटेशनल, अपॉइंटमेंट अदर देन रिटायरिंग। उसके बाद चार नाम याद रखिए, एडिशनल, अल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल, वैकेंसी। और इसके बाद दो और नाम याद रखिए, एसएसडी। एसएसडी मतलब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एंड आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और लास्ट दो होंगे रेसिडेंट डायरेक्टर एंड वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर और रेसिडेंट डायरेक्टर हार्डली एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें कोई ज्यादा हेडेक नहीं है, मतलब वो खाली ये चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया है। तो वुमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर को ज्यादा डिस्कशन हेडेक नहीं रहेगा। ओके, उसको मैंने इसलिए लास्ट में रखा हुआ है, क्योंकि वो एकदम स्मॉल कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट को आपको ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में इंटीग्रेट करना होगा। जब मैं वुमन डायरेक्टर बोलता हूं तो एक एग्जांपल ऐसा होगा कि आपको वुमन डायरेक्टर रखना जरूरी है, लेकिन वुमन डायरेक्टर कैन बी एडिशनल ऑल्सो, अल्टरनेट ऑल्सो, नॉमिनी ऑल्सो, इंडिपेंडेंट ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग। इसीलिए मैंने उसको लास्ट रखा है। तो याद रखना, मैं वुमन एम्पावरमेंट के हित में हूं, लेकिन मैंने खाली कॉन्सेप्ट को लास्ट में रखने के लिए। तो कहीं पर भी बॉस तोड़ है वुमन डायरेक्टर का इंसर्ट किया है भाई, कंपनी एक्ट ने मतलब ये बोला है कि भाई वुमन एम्पावरमेंट तोड़ करेंगे, अपन तोड़ करेंगे, लेकिन उसको लास्ट में इसलिए पढ़ना है क्योंकि दैट कैन फिट इनटू ऑल कैटेगरी। तो इसीलिए उसको पहले अपन सारी कैटेगरी पढ़ लेंगे, फिर बाद में जाएंगे। ओके, तो रेसिडेंट और वुमन डायरेक्टर के ऊपर अपन डिस्कशन बाद में करेंगे। तो आपने अभी हाल फिलहाल ये सारे पॉइंट्स पे ज्यादा एम्फसाइज करना है, ये सारे पॉइंट पे, और ये आपका होना चाहिए। यूजुअली मेरा टारगेट है आज का लेक्चर जो होगा आगे 2-3 घंटे, और जो भी कंटेंट अपन करेंगे ये अपना आज खत्म हो जाना चाहिए। ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पेंडिंग रह सकता है, लेकिन एसएसडी तक अपन कवर कर लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट डायरेक्टर। बिफोर स्टार्टिंग विद फर्स्ट डायरेक्टर, मैं आपको बता दूं, कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए आपको रूट जो अवेलेबल है वो सिर्फ दो रूट मेन अवेलेबल है, दो मेन रूट अवेलेबल है। एक है फर्स्ट डायरेक्टर और एक है सेक्शन 160 डायरेक्टर। जब मैं सेक्शन 160 बोल रहा हूं तो दिमाग में क्लियर रखिए, कान खुले। सेक्शन 160 बोला मतलब अपॉइंटमेंट अदर देन रिटायरिंग, यानी फ्रेश एप्लीकेशन। याद रखना, मैं 3 सेक्शन को यूज कर रहा हूं अभी, अपन 3 सेक्शन मेन करेंगे मोटा मोटी। अभी ये 3 सेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए मालिक, ये 3 सेक्शन का ध्यान दीजिए। देखिए स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, 152(1), 152(6)(7) एंड 160, ये 3 सेक्शन मेन अभी बात करेंगे। 152(6)(7) इज नॉट ए डायरेक्ट एंट्री। 152(6)(7) इज नॉट ए डायरेक्ट एंट्री। रोटेशनल नॉन रोटेशनल होने के लिए, रोटेशनल नॉन रोटेशनल होने के लिए 152(1) या 160, यही दो ऑप्शन है। अगर ये दो नहीं है तो 152(6)(7) एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। भले आप आगे एडिशनल हो, अल्टरनेट हो, नॉमिनी हो, व्हाटएवर इट में भी, आगे का जो होना चाहते हो, 152(6)(7) में जा ही नहीं सकते। 152(6)(7) में जाने के लिए ओनली रूट, दो रूट है, 152(1), 160। ओके, यानी अगर आपको डायग्राम समझ में आ रहा है, मतलब जो मैं बोल रहा हूं, तो आपको यह समझ में आना चाहिए। ओके, सेक्शन 152(1) और सेक्शन 160 से ही 160 से ही अपन किस में जा सकते हैं? 152(6) एंड 7। अगर आपको रोटेशनल नॉन रोटेशनल यानी साइकिल में जाना है, साइकिल में जाना है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने रूट अवेलेबल है? दो। कौन सा? 152(1) एंड 160, ये दिमाग में रखिए। और अभी अपना मेन टारगेट है कि ये तीनों सेक्शन अच्छे से दिमाग में जाए। तो ये तीनों सेक्शन को अच्छे से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 152(1). 152(1) क्या है? 152(1) है आपका फर्स्ट डायरेक्टर। ओके, 152(1) क्या है मालिक? आपका फर्स्ट डायरेक्टर।
एक सेकंड ना, मेरे थोड़ा राइटिंग की वाट लग गई है यार, वैसे पहले से लगी थी, कौन सी नहीं है 152 फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर कौन है? पहला डायरेक्टर कौन है? पहला डायरेक्टर वो है जिसका नाम, पहला डायरेक्टर वो है जिसका नाम एओए में डाला जाएगा। एओए में डाला जाएगा कि ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी डायरेक्टर्स है, देयर आर फर्स्ट डायरेक्टर। यानी फर्स्ट डायरेक्टर द पर्सन हुज नेम इज मेंशन्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एओए में मेंशन होगा वो फर्स्ट डायरेक्टर होगा। अगर फर्स्ट डायरेक्टर नाम मेंशन नहीं है एओए में, तो ऑल द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम्ड डायरेक्टर्स। मैं वर्डिंग क्या यूज कर रहा हूं, क्लियर करके, डीम्ड डायरेक्टर्स। और यहां पर बहुत ग्लिच है, मतलब एक बहुत कॉन्सेप्चुअल ग्लिच आएगा, तो बहुत अच्छे से समझिए कि कैसे इसको रूट होगा, और इसका प्रोसीजर अच्छे से समझिए, क्योंकि ये प्रोसीजर गड़बड़ तो आगे प्रॉब्लम आएगी। वापस बोल रहा हूं, फर्स्ट डायरेक्टर कौन है मालिक? फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा? जिसका नाम एओए में होगा, एओए में, मेमोरेंडम में नाम नहीं होगा, एओए में, एमओए में सब्सक्राइबर्स के नाम होते हैं। ओके, इसका भी एमओए में डायरेक्टर के नाम नहीं होते हैं, एमओए अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज से लिंक्ड है, तो इसीलिए याद रखना सब्सक्राइबर्स के नाम होते हैं। एओए में जिसका नाम होगा वो फर्स्ट डायरेक्टर होंगे। और अगर एओए में किसी का नाम मेंशन नहीं है, देखो भाई मीटिंग, कंपनी फॉर्म हुई है यार, कंपनी फॉर्म हुई है, अपनी मीटिंग थोड़ी ना हो रही स्टार्टिंग में, तो बोर्ड मीटिंग करने के लिए पहले बोर्ड तो चाहिए, तो बोर्ड कौन रहेगा? वो नाम किसमें लिखा हुआ? एओए में। एओए में हम लिखेंगे कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी डायरेक्टर है, तो वो हो गए तुम्हारे कौन डायरेक्टर? फर्स्ट डायरेक्टर। यानी मेरे को बताइए पहला डायरेक्टर कौन होगा? एओए में जो नेम मेंशन है वो कौन है आपके? फर्स्ट डायरेक्टर। अब ऐसा सिनेरियो आ सकता है क्या सर जिसमें एओए में नाम मेंशन नहीं है? आंसर इज यस, क्योंकि हम लोग एग्जांपल हम चारों मिले और हमने नहीं डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि डायरेक्टर कौन बनेगा। जो सब्सक्राइबर्स है, शेयर होल्डर्स है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि डायरेक्टर कौन बनेगा। तो सर इस केस में क्या होगा? यानी एओए में किसी का नाम मेंशन नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में एमओए के ओके सब्सक्राइबर्स क्या बनेंगे? डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर। में वर्ड देखिए, डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर होंगे, डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर होंगे। भारत माता की जय। समझ में आया मालिक है? ओके, तो मेरा क्वेश्चन वापस आइए, फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा? फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट हो रहा है? फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट हो रहा है? जिसका नाम आर्टिकल में होगा। यानी कोई मीटिंग में अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, पहले दिमाग में डालिए, कोई मीटिंग में अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। किसमें नाम डाला हुआ है? आर्टिकल। किसमें डाला हुआ नाम मालिक? आर्टिकल। किसमें नाम डाला है? वापस ये किसमें नाम डाला हुआ है? आर्टिकल में। एवरीबॉडी क्लियर? आर्टिकल में नाम मेंशन्ड है। ओके, तो याद रखिए मीटिंग नहीं होती है पहले डायरेक्टरी, पहले डायरेक्टर जो अपॉइंट होता है मीटिंग के बिना होता है। आर्टिकल में नाम डाला कि ये डायरेक्टर है, और अगर आर्टिकल में नाम नहीं डाला है तो फिर क्या होगा? एमओए में सब्सक्राइबर जो होंगे वो डीम्ड डायरेक्टर होंगे। ये समझ में आया? अब याद रखना एक चीज, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई स्टूडेंट कहीं पर भी बैठा हुआ है या आपके दिमाग में भी आया होगा, ओके, आप पूछना भी चाहते होंगे, सर ऐसा हुआ सपोज मेरे 40 सब्सक्राइबर है, 40 सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर तो कितने भी हो सकते हैं, 40 सब्सक्राइबर है, तो व्हाट इफ, क्योंकि अपने डायरेक्टर क्या बोले थे? 15। ओके, तो इस केस में क्या होगा? दिमाग में क्लियर रखिए, लॉ कैनॉट बी प्रोवाइडेड फॉर एक्सट्रीम सिचुएशंस। लॉ कैनॉट बी देयर फॉर एक्सट्रीम सिचुएशन। आप एक्सट्रीम सिचुएशन में जा रहे हो, सर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, ये तो उसके लिए लॉ कभी नहीं होगा। तो के लिए क्या होगा मालूम है क्या? केस लॉ। एक्सट्रीम सिचुएशन, लॉ से बाहर सिचुएशन कुछ आई ना तो केस लॉ बनेगा। एग्जांपल मैं समझाता हूं। ओके, अब एग्जांपल में जाता हूं। मेरे को बताओ मैंने क्या बोला, कितने सब्सक्राइबर है? 40। अब मेरे को बताओ, अगर उन्होंने एओए में किसी का नाम नहीं डाला है तो अगर ये सेक्शन को यूज करे तो उनके हिसाब से कितने डायरेक्टर बन गए? 40। 40 तो बन ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। तो इस केस में सर ऐसा कैसा होगा? हो ही नहीं सकता। आरओसी रजिस्ट्रार ऐसी कंपनी को रजिस्टर ही नहीं करेगा। आप समझ में आ रहा है? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लॉ एक्सट्रीम सिचुएशन को कंसीडर नहीं करता है। लॉ बोलता है मैं एक सिचुएशन बता रहा हूं, ये सिचुएशन का प्रोसीजर ये रहेगा, अगर कुछ एक्सट्रीमिस्ट आ रहा है केस लॉ में जाइए। यानी एग्जांपल मैंने अपन 40 जन मिलके एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं और हमने किसी का भी नाम एओए में नहीं डाला, हम आरओसी के पास गए, कंपनी फॉर्म करनी है, आरओसी बोलेगा एओए में किसी का नाम है नहीं है, ठीक है हम डीम डायरेक्टर ले लेंगे, आरओसी बोलेगा, लेकिन आरओसी बोलेगा भले 40 जन नहीं बन सकते, तो कंपनी फॉर्म नहीं करने दूंगा, कंपनी रिजेक्ट हो जाएगी। सब्सक्राइबर बोलते हैं नहीं हम लोग 40 में से कोई भी 5 या 10, हाँ जो भी, हाँ फिर वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब्सक्राइबर में 4 या 5, 15 तक नाम दो ना, 15 तक के बाद ऐसा रहे, तो इसलिए अभी क्योंकि मीटिंग हो नहीं रही है, मीटिंग के बाद ही 15 के ऊपर हो सकता है, मीटिंग ही नहीं हो रही है तो 15 तक ही हो सकता है, तो लिमिट का पॉइंट। तो यहां पर ये एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए लॉ प्रोवाइड नहीं करेगा, तो आरओसी क्या करेगा इसमें? आरओसी रजिस्टर नहीं करेगा। तो आरओसी बोलेगा नहीं नहीं भाई मैं रजिस्टर नहीं करेगा, और अब तू अभी रजिस्टर नहीं करेगी ऐसी कंपनी, तो ऐसी कंपनी क्या करेगा? ये बंदा किधर हो जाएगा? कोर्ट में जाएगा। फिर कोर्ट में केस क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा, उसके हिसाब से होगा। पर ऐसे केसेस होने नहीं देंगे, क्योंकि कोर्ट में इस चीज के मतलब स्टार्ट नहीं किया, नहीं कोर्ट में जाना, मतलब पनवती पहले ही लगा रहा हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस केस में फिर क्या वो नाम दे देंगे एओ में। ये समझ में आया?
ठीक है, अब सबसे पहला जो ये टाइप्स है इसमें समझ लो मैं क्या समझा रहा हूं वापस। ये चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, पहले लेक्चर में बताई आपको, यहां पर ये टाइप्स क्यों है? क्या इनके पावर्स अलग है? क्या इनकी ड्यूटीज अलग है? क्या इनके काम करने का तरीका? नहीं, इनका अपॉइंटमेंट और इनका टेन्योर, ये दो चीज मेन है। हर एक इसमें तुमने अपॉइंटमेंट का तरीका समझना है और हर एक इसमें टेन्योर क्या रहेगा वो तरीका समझना है। वापस मैं बोल रहा हूं, क्या समझोगे मालिक? अपॉइंटमेंट, टेन्योर, दो चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं वापस बोल रहा हूं, क्या आपका क्वेश्चन मुझसे हमेशा ये होना चाहिए सब पढ़ते वक्त, सर मेरे को बताइए अपॉइंटमेंट कैसे करना है। तो मैंने आपको पहला फर्स्ट डायरेक्टर में अपॉइंटमेंट बता दिया। अपॉइंटमेंट कैसा होगा फर्स्ट डायरेक्टर का? एओए में होगा, और एओए नहीं रहा तो डीम्ड वाला। ओके, तो मैंने क्या बता दिया? मैंने क्या बता दिया? अपॉइंटमेंट। अभी आपका अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए सर? इसका टेन्योर, यानी ये लोग कब तक काम करेंगे। हर एक के लिए ऐसा रहेगा, हर एक के लिए आपके क्वेश्चन ये दोनों क्लियर होने चाहिए। तो अब मेरा पॉइंट है कि इनका टेन्योर कब तक होगा। तो याद रखिए यहां पर जो पहला क्राइटेरिया, अब मैं टेन्योर पे जा रहा हूं जो रेड कलर में लिखूंगा, जो फर्स्ट डायरेक्टर एओए में है इनको यहां पर कहीं पर भी वेकेट करने की जरूरत नहीं है। ये लोग अब 152, 6 और 7 में घुसेंगे। ओके, अब मेरे को पता 152, 6, 7 कब होगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो गुड इनफ, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं 152, 6, 7 मतलब कौन सा नाम क्या है? ऊपर जाइए देखिए नाम क्या है 152, 6, 7। रोटेशनल, नॉन रोटेशनल। ये सिर्फ और सिर्फ एजीएम में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एजीएम में होता है। यानी दिमाग में क्लियर रखिए, यानी फर्स्ट डायरेक्टर जो अपॉइंट होगा वो कब तक काम करेंगे? फर्स्ट एजीएम तक। और फर्स्ट एजीएम में उनको वो वेकेट नहीं करेंगे, वेकेट नहीं करेंगे, साइकिल में एंटर होंगे और 152, 6 एप्लीकेबल होगा। यानी यहां पर जब फर्स्ट एजीएम होगी, फर्स्ट एजीएम तक ये लोग काम करेंगे। मेरे ख्याल से सबको झेप रहा क्या बोल रहा हूं? तो फर्स्ट एजीएम तक काम करेंगे। फर्स्ट एजीएम में वो किस में घुस जाएंगे? साइकिल में घुस जाएंगे। कौन सा साइकिल? 6 और 7 का। एवरीबॉडी क्लियर? 6 और 7 के साइकिल में घुस जाएंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया मालिक ये, इसमें कोई डाउट? तो अब इनका टेन्योर क्या होगा मेरे को बताओ। फर्स्ट डायरेक्टर जो अपॉइंट हुआ, मैं वर्ड क्लियर यूज कर रहा हूं, एमसीक्यू में दिमाग का दही मत करना। फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, उसका टेन्योर कब तक है? फर्स्ट एजीएम तक। ओके, क्या उनको वैकेट करना पड़ेगा? नहीं, वो लोग किसमें एंटर करेंगे? साइकिल में। साइकिल कौन सा सेक्शन चालू करता है? 152, 6 एंड 7, जो रोटेशनल एंड नॉट रोटेशनल। यानी फर्स्ट डायरेक्टर में से कुछ रोटेशनल हो गए, कुछ नॉन रोटेशनल हो गए, और जो रोटेशनल हो गए उसमें से कुछ रिटायरिंग हो गए, कुछ नॉन रिटायरिंग हो गए। कुछ समझ में आ रहा है? मैं वापस बोल रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट डायरेक्टर कब तक काम करेंगे? एजीएम तक। पहले एजीएम में कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा? 152, 6 और 7। यानी जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो उसमें से कुछ रोटेशनल होंगे, कुछ नॉन रोटेशनल होंगे। जो नॉन रोटेशनल है वो तो है ही, जो रोटेशनल होंगे वो उसमें से कुछ रिटायरिंग होंगे, कुछ नॉन रिटायरिंग होंगे। नाम याद रखिए, रोटेशनल, नॉन रोटेशनल, रिटायरिंग, नॉन रिटायरिंग। ओके, ये कैटेगरी डिवीजन होगा। सर ये कैसे होगा? ये अपना अगला सेक्शन है, वो अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे वर्डिंग एकदम क्लियर है, फर्स्ट डायरेक्टर की बात की, मैंने डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर की बात ही नहीं की। तो इसीलिए अब क्वेश्चन आता है डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्योर कब तक होगा। तो यहां पर सेक्शन क्लियर बोलता है डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्योर होगा उसको, वो डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर है या डीम माना गया है? क्या डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर है, फर्स्ट डायरेक्टर है या माना गया है? माना गया है, वो है नहीं, माना जा रहा है, क्योंकि आपने नाम नहीं दिए। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि एजीएम के पहले ईजीएम होना चाहिए, ईजीएम होना चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बिजनेस कैसे चलेगा? कौन चलाने वाला है? कौन बताएगा? तो पहले ईजीएम बुलाइए, इमीडिएटली कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, ईजीएम बुलाइए, ईजीएम बुला के डायरेक्टर अपॉइंट कीजिए, और उसके बाद वो जो डायरेक्टर अपॉइंट हो गए वो ईजीएम तक चलेंगे और साइकिल में घुसेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? समझ करो। जो डीम फर्स्ट डायरेक्टर है एकदम अच्छे से समझो, ये कब तक काम करेंगे? ईजीएम तक। कब तक काम करेंगे? ईजीएम। ईजीएम मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यानी ये जनरल मीटिंग कब की है? एजीएम के अलावा जो भी जनरल मीटिंग होगी वो ईजीएम होगी। एजीएम साल की एक बार होती है, जो ऑल टुगेदर ईयरली बेसिस पे यूजुअली जून, जुलाई, अगस्त जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं। तो यानी आपको यह समझना होगा कि ये जब पहली बार कंपनी डीम फर्स्ट डायरेक्टर होती है तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ये सब करना उसमें वो नहीं बनेगा। तब डायरेक्टर नहीं है तो बनाएगा कौन? अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? डीम फर्स्ट डायरेक्टर नहीं लेंगे। इसीलिए आपको पहले ईजीएम बुलाना पड़ेगा, क्योंकि एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होंगे। तो एजीएम नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंटेबिलिटी किसका? डायरेक्टर साइन कब करेगा? डीम फर्स्ट डायरेक्टर साइन नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले क्या बुलाना पड़ेगा? ईजीएम। और ईजीएम में सेक्शन 160 से अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, फ्रेश वाला, बिकॉज ये डीम फर्स्ट डायरेक्टर ऑटोमेटिकली कंटिन्यू होंगे।
सेक्शन 160 से डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे और ये कब तक काम करेंगे? एजीएम तक। और एजीएम में जब ये आ जाएंगे ये वापस 152(6) और 7 एप्लीकेबल होगा। समझ में आया? प्रोसीजर समझने की कोशिश करो। एक बार मैं वापस समझा देता हूं, एक बार समझा देता हूं वापस। देखो, डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर की बात करो। फर्स्ट डायरेक्टर में कंफ्यूजन मत करना, फर्स्ट डायरेक्टर तो कंटिन्यू रहेगा एजीएम तक। फर्स्ट डायरेक्टर सबको क्लियर है? ओके, तो अब बात करते हैं डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर की। डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर कब तक काम करेगा? डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर जो काम करेगा दैट विल बी टिल ईजीएम। ओके, ईजीएम कंपल्सरी। अभी आप बोलोगे सर एजीएम आने वाले हो तो एजीएम कैसे आएगी मेरे को बताओ तो सही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए एजीएम के लिए। एजीएम के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए जो साइन किए होने चाहिए डायरेक्टर ने। तो ये डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर कभी साइन नहीं करेंगे। डीम्ड है, माना गया लॉ की वजह से, क्योंकि आपने अपॉइंट नहीं किया। एक मीटिंग कंडक्ट करिए, ईजीएम बुलाइए, मीटिंग करिए और मीटिंग में डायरेक्टर को अपॉइंट करिए। और वो डायरेक्टर जो अपॉइंट होगा मीटिंग में ईजीएम में, वो कौन से मेथड से होगा? 160 मेथड से होगा। क्यों? और अभी आप बोलोगे सर अगले और कोई मेथड यूज नहीं कर सकते? अगले मेथड सर एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉम, ये सब, अरे मेरे भाई ये सब बोर्ड मीटिंग में होता है। बोर्ड मीटिंग लेके बोर्ड मीटिंग बोल रहा हूं, जनरल मीटिंग नहीं बोल रहा हूं, बोर्ड मीटिंग बोल रहा हूं। बोर्ड मीटिंग मतलब कौन चाहिए? बोर्ड। डायरेक्टर ही नहीं होगा तो बोर्ड मीटिंग कहां से होगी? तो बाकी सब अपॉइंटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने को सबसे पहले क्या बुलाना पड़ेगा इसमें? इस केस में डीम्ड में आपको ईजीएम बुलाना पड़ेगा। ईजीएम से, ईजीएम में अपॉइंटमेंट कैसे होगा? 160 से, और 160 के बाद ये है। दैट्स इट। दिस इज योर 2 थिंग्स व्हिच यू शुड रिमेंबर इन एवरी सेक्शन, दैट अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है और टेन्योर क्या है। तो अब मैं क्वेश्चन पूछा तो अब ये पॉइंट हो गया डीम्ड डायरेक्टर का। मेरे ख्याल से डीम्ड डायरेक्टर क्लियर है? कोई डाउट? मतलब इसमें डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर को इन्होंने महत्व ही नहीं दिया है। महत्व नहीं दिया ना, पर ये डीम्ड माना गया क्योंकि ऐसा ना हो जाए यार उसी एक पॉइंट के लिए हम लोग इनकॉर्पोरेशन रोक देंगे। आप समझे? तो इसीलिए देखो, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। तो प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन, यार एक डॉक्यूमेंट, अभी अपन कितनी बार ऐसा बोलते हैं ना, पासपोर्ट ऑफिस में गए, मैं गया, वो पासपोर्ट ऑफिस में एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला हो तो वो रोक ही देगा क्या? वो बोलेगा ठीक है इसका बाद में दे देना, ये बाद में कर दे, ये प्रोसेस कर लेते, ये बाद में आपका पेंडिंग रहेगा। वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डायरेक्टर का नाम नहीं है ना, चलो इनकॉर्पोरेट कर, बाकी सब सही है ना, डायरेक्टर का नाम है ना, ईजीएम अपॉइंट कर लो। इस तरह से ये लोग करते हैं ताकि काम अटके नहीं बस। नहीं तो आप इमेजिन करो ना यार, फिर सब्सक्राइबर का मिलना, शेयर होल्डर का मिलना, फिर वापस वो ईजीएम बुलाना हो गया। तो मेरे को बताओ ईजीएम मतलब, मेरे को बताओ डायरेक्टर डिसाइड करने के लिए ईजीएम ही बुलाना पड़ेगा, मतलब सब लोग को मिलना होगा। अब सब लोग को बिना इनकॉर्पोरेशन के जनरल मीटिंग कैसे होगी? इसीलिए ये लोग बोलते हैं प्रोसीजर कर लो, फिर जनरल मीटिंग बुला लो, फिर डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। बट मेथड याद रखना, मेथड कौन सा होगा? जब ईजीएम में होगा 160 से ही होगा। वो जो डीन फर्स्ट डायरेक्टर है ना ऑटोमेटिकली अपॉइंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये समझ में आया सबको? ये जंपे समझा? समझा? तेरे को क्या, मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्या बोले मैं तो सुनी नहीं। मैं बोल रहा हूं कि ईजीएम में जो अपॉइंटमेंट होगा, ईजीएम में जो अपॉइंटमेंट होगा वो कौन से मेथड से होगा? खाली 160, बाकी दूसरा कोई मेथड नहीं चलेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि जो फर्स्ट इधर के जो डीम्ड डायरेक्टर है ना, आप ऐसा नहीं बोलेगा वो डीम्ड डायरेक्टर कंटिन्यू करेंगे, आपको 160 फॉलो ही करना पड़ेगा बस। दैट्स इट। ये हो गया आपका फर्स्ट डायरेक्टर। यहां पर अपना 152(1) खत्म। एवरीबॉडी क्लियर? ओके तो इसमें मेरे ख्याल से डीम डायरेक्टर की कहानी तो आई डू थिंक नाउ इट इज क्लियर एट योर एंड कि कैसे क्या होना चाहिए। और ईजीएम कब होल्ड करेंगे? ये ईजीएम कब होल्ड करेंगे? नहीं नहीं नहीं, आपने 6 मंथ का क्राइटेरिया देना ही नहीं है, लॉ ने नहीं दिया है। लॉ ने दिया होता तो अपन डिस्कस करते हैं। बिफोर होल्डिंग फर्स्ट ईजीएम। और ये ईजीएम क्यों नहीं हो सकती? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अकाउंटेबिलिटी अनदर थिंग अप्रूवल बचा रहेगा, बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, कैसे हो सकता है? तो ऐसा है ही नहीं कि 3 महीने में करना है या 4 महीने में। आप कंपनी चालू हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता जा रहा है, एम्प्लॉय हायर कर लिया, सब कुछ हो गया है, ओके गो ऑन, लेकिन एजीएम के पहले ईजीएम बना दीजिए। पहले ईजीएम किए, उसमें डायरेक्टर बनाइए और उसके बाद वो अप्रूव कर लेंगे और उसके बाद ईजीएम आएगा। और जैसे ही वो ईजीएम आएगा तो ईजीएम में वो जो डायरेक्टर ईजीएम में अपॉइंट किए वो किस में चले जाएंगे? 152(6) और 7। अभी सबसे अपना मेन सेक्शन चालू होता है इसके बाद। क्लियर? यहां तक क्लियर? ओके सो लेट्स स्टार्ट विद योर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज योर रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स। ओके 152(6) और 7। ओके मैंने क्या क्या नाम बताए थे 152(6) 7 के लिए? 2-3 नाम मेरे को बताइए। रोटेशनल, नॉन रोटेशनल, रिटायरिंग, नॉन रिटायरिंग। एग्जामिनेशन में बहुत ही शांति से ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है। अगर वो क्वेश्चन बोल रहे हैं नॉन रोटेशनल बताइए तो नॉन रोटेशनल बताना पड़ेगा। वो बोल रहे रोटेशनल बताइए, रोटेशनल बताना पड़ेगा। वो बोल रहे रिटायरिंग बताइए तो आपका कैलकुलेशन रिटायरिंग के हिसाब से होगा। अपना कंफ्यूजन हमेशा क्या होगा? रोटेशनल पे ही अपन एम्फेसिस करेंगे। तो ऐसा ना होना चाहिए कि अपन खाली रोटेशनल में अटके रहे। रोटेशनल, नॉन रोटेशनल, रिटायरिंग, नॉन रिटायरिंग सब क्राइटेरिया और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या है वो हाईलाइट होना चाहिए। और वापस बता रहा हूं, ये हमेशा का ये एवर फ्रेंडली, एवर ग्रीन क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का 160 वाला, 152(6) 7 वाला। एवर ग्रीन मतलब इंस्टीट्यूट इसी के ऊपर जिंदगी जी रही है कितने सालों से, और अल्टीमेटली अपन भी तो जी रहे इसी पे।
तो 150 to 67 को चालू करते मालिक। 150 to 67 में जो नॉन रोटेशनल है वो नॉन रिटायरिंग नहीं, वो डिस्कशन करते हैं अपन। नॉन रिटायरिंग वर्ड अलग रहेगा, अपने को अलग अलग करना पड़ेगा। अभी अपन सब वर्डिंग पे देखेंगे, बस मैं आपको वर्ड याद रखने बोला पहले चार। अभी एक एक पहले वो चारों समझाता हूं, मैं चारों समझाता हूं, उसके बाद फिर अपन फिगर्स पे जाते हैं, फिगर्स का कैलकुलेशन। सबसे पहले रोटेशनल डायरेक्टर कौन और रोटेशनल डायरेक्टर, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर कौन, पहले ये ध्यान में रखो, पहले सुन लो ये पॉइंट। रोटेशनल मतलब द डायरेक्टर हु विल रिटायर। क्या बोला मैंने? द डायरेक्टर हु विल रिटायर, डायरेक्टर हु विल रिटायर। नॉन रोटेशनल मतलब नॉट रिटायरिंग डायरेक्टर, वो रिटायर नहीं होंगे। तो नॉन रोटेशनल आर नॉट रिटायरिंग, वो रिटायर नहीं होने वाले हैं। बट ये नॉन रिटायरिंग कैटेगरी में मत जाना, ओके? मैं उसको समझा रहा हूं, इसके लिए इसका वर्डिंग का बहुत अच्छे से समझना। नॉन रोटेशनल मतलब वो रिटायरिंग के साइकिल में नहीं जाएंगे, साइकिल में नहीं जाएंगे, साइकिल में नहीं जाएंगे, रिटायरमेंट के साइकिल में नहीं जाएंगे। तो सर इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूं कि ये परमानेंट डायरेक्टर है, लाइफ लॉन्ग बन सकता है, ये लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको मतलब ये ऐसा टेन्योर नहीं है कि ये साइकिल में घुसेंगे और निकलेंगे कभी, ये रह सकते हैं। लेकिन हम उनको कभी भी निकाल सकते हैं, हम उनको कभी भी निकाल सकते हैं। देखो पहले वाले लेक्चर में मैंने क्लियर किया था, शायद अपना डिस्कशन कब, मेरे को पॉइंट नहीं याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था मेरे को यश पसंद नहीं है इसलिए निकालना है, यश पसंद नहीं है मेरे को निकालना है। ओके, यश कोर्ट में जाता है, बोलता है अमित को मैं पसंद नहीं इसलिए निकाल दिया, चेहरा पसंद नहीं है मेरा इसलिए निकाल दिया अमित ने। ओके, कोर्ट क्या बोलेगी? कोर्ट क्या बोलेगी? प्रोसीजर फॉलो किया है क्या? आंसर इज यस। नोटिस दी थी तुम्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड दिया था, तुम्हें बताया गया, तुमने अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड यूज किया, खत्म, निकलो, ओआर पास किया, बस खत्म, बाय बाय टाटा। ओके, तो तेरा चेहरा पसंद है नहीं पसंद है उससे कोई लेना देना नहीं। ओके, यहां पर तुम वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मत लेके आओ, प्रोसीजर फॉलो किया हुआ है, ये क्लियर है? ये वाला सिनारियो था। तो नॉन रोटेशनल ऐसा है कि जिसका साइकिल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये निकल ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ये वर्डिंग ध्यान रखना, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट डायरेक्टर हियर। परमानेंट नहीं, इसको कभी भी निकाल सकते हैं बाय फॉलोइंग सेक्शन 169। हम लोग फॉलो करेंगे एक सेक्शन, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, देखोगे ना ये सेक्शन, इसका अगर प्रोसेस अपन ने फॉलो किया ना, ये 169 रिमूवल वाला, ये सेक्शन को फॉलो किया ना, तो अपन निकाल सकते हैं कोई भी डायरेक्टर को, कभी भी निकाल सकते हैं। देयर इज नो कंपल्शन कि भाई, मतलब ऐसा है ही नहीं कि भाई मुकेश भाई अंबानी बोल रहा है नहीं निकाल ही नहीं सकते मेरे को, 169 यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन निकालेंगे नहीं क्योंकि अपने को मालूम है मुकेश भाई अंबानी अपने को पैसा दे रहे हैं। तो अपन देखेंगे ना कौन से डायरेक्टर को निकालना है, ऐसा मन किया और ऐसा ही नहीं है। ऐसे 169 भी ऐसे ही पावर नहीं देता, वो उसके पास भी वोटिंग राइट्स एंड अदर थिंग्स होने चाहिए, मतलब टोटल वोटिंग राइट्स वो सब क्राइटेरिया है, लेकिन अगर प्रोसीजर फॉलो किया तो निकल सकता है। तो एक चीज याद रखना, जब मैं बोल रहा हूं नॉन रोटेशनल है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब कभी निकल ही नहीं सकता ऐसा नहीं है, पर वो साइकिल में कभी नहीं जाएगा, वो परमानेंट है, उसको मालूम है उसकी पोजीशन फिक्स है। लेकिन किसी का मन दिमाग खराब हो गया, 169 यूज करेगा और उसको निकाल सकता है, पर इसका मतलब क्या है? परमानेंट डायरेक्टर नहीं। कैन ही बी लाइफ लॉन्ग? आंसर इज यस, लाइफ लॉन्ग रह सकता है, यस, पर ही इज नॉट ए परमानेंट। परमानेंट मतलब बोला, मतलब क्या? परमानेंट मतलब कोई निकाल नहीं सकता, पर उसको निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे अपन? निकालना रहा तो 169। तो नॉन रोटेशनल को ध्यान में रखना, ये साइकिल में नहीं जाएंगे। रोटेशनल मतलब क्या होगा? साइकिल में जाएंगे, कौन से? रिटायरमेंट के। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या होगा? रोटेशनल कौन है, नॉन रोटेशनल कौन है, ये दो क्लियर रखो। अब मैं बात कर रहा हूं रोटेशनल। रोटेशनल मतलब कौन है? जो रिटायर होंगे, उसमें से, रोटेशनल में से, कान खुले, हाँ कान खुले, एकदम खुले, रोटेशनल में से कुछ रिटायर होंगे, कुछ रिटायर नहीं होंगे। रोटेशनल में से कुछ रिटायर होंगे, कुछ रिटायर नहीं होंगे। जो रिटायर होंगे उनको हम बोलेंगे रिटायरिंग डायरेक्टर्स, और जो रिटायर नहीं होंगे उनको बोलेंगे नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर्स। तो नाम जो नॉन रिटायरिंग है वो इधर का पोर्शन है। यानी आप डिवीजन कैसे करोगे? अगर मैं टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये टीएनडी मतलब क्या है? फुल फॉर्म टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड करो, कौन से? रोटेशनल डायरेक्टर, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर को आप परमानेंट डायरेक्टर एज्यूम मत करना, पर हाँ वो कभी भी कब तक भी रह सकते हैं, लेकिन उनको निकाला जा सकता है बाय यूजिंग ओनली वन सेक्शन 169, बाकी कोई सेक्शन से निकाले। हाँ नहीं, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर कभी साइकिल में नहीं आएगा, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर कभी साइकिल में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कभी वो आके खड़ा होकर हाथ जोड़ेगा मेरे को वापस अपॉइंट करो, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े रहने वाला वो कौन है? रोटेशनल, कि मुझे वापस अपॉइंट करो, ये वाला सिनेरियो। नॉन रोटेशनल कभी नहीं होगा। तो रोटेशनल डायरेक्टर फर्दर डिवाइड होंगे दो पार्ट में, कौन से? रिटायरिंग डायरेक्टर, नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर। ये समझ में आ गया? तो ये पहला क्राइटेरिया ध्यान में रखना। अब जब मैंने आपको बोला कि मुझे नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर का कैलकुलेशन दो, तो आपका कैलकुलेशन कहां से आएगा? ओके, ये कैलकुलेशन आपका रहेगा। नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर मतलब नॉन रोटेशनल डायरेक्टर नहीं है,
तो ये याद रखना, दिमाग में ये नहीं आ जाए नॉन रिटायरिंग मतलब नॉन रोटेशनल, नहीं नहीं नहीं, नॉन रोटेशनल अलग ही है, अदर देन रिटायरिंग क्राइटेरिया। तो अदर देन रिटायरिंग बोला मैंने, अदर देन रिटायरिंग, नॉन रिटायरिंग नहीं बोला, अदर देन रिटायरिंग, अदर देन रिटायरिंग। तो हु आर रोटेशनल डायरेक्टर? रिटायरिंग डायरेक्टर। और उसमें दो कैटेगरी है, द डायरेक्टर हु विल रिटायर, द डायरेक्टर हु विल नॉट रिटायर। ये परसेंटेज अपने को डिवाइड करना होगा। तो पहला स्ट्रक्चर ये सबको समझ में आ गया। ओके, अब यूजुअली नॉन रोटेशनल डायरेक्टर कौन बनते हैं? ओके, या कैसे डिसाइड किया जाता है? आर्टिकल्स, या आपका जब अपॉइंटमेंट होगा वो रिजोल्यूशन जो पास होगा उसमें डिफाइन किया जाएगा कि आप नॉन रोटेशनल हो या आप रोटेशनल हो। वो जब अपॉइंटमेंट होगा आपका, जो रिजोल्यूशन पास होगा, कौन से रिजोल्यूशन होते हैं? 15 के नीचे OR और 15 के ऊपर SR, उसमें लिखा जाएगा कि भाई यू आर द डायरेक्टर हु इज रोटेशनल, हु इज नॉन रोटेशनल, या ओके बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। एग्जांपल सर, कौन नॉन रोटेशनल कौन होते हैं? यूजुअली MDs, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वो नॉन रोटेशनल होते हैं। ओके, होल टाइम डायरेक्टर्स नॉन रोटेशनल, क्योंकि उनका मेन बिजनेस है ना यार। MD को अपन हमेशा साइकिल में जाएंगे, वापस निकलेंगे ना वापस आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए MDs है, होल टाइम डायरेक्टर्स है, ये लोग सब कौन हो गए? नॉन रोटेशनल। और उसके अलावा जो भी डायरेक्टर है वो रोटेशनल डायरेक्टर है। ओके, ये लॉ ने क्लियर बोला है और लॉजिक क्लियर है। देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है लॉ, वी शुड रिमूव इनएफिशिएंट, वी शुड वीड आउट इनएफिशिएंट डायरेक्टर। जो अपने को समझ में आ रहा है कि यार डायरेक्टर काम नहीं कर रहा है अपने लिए, डायरेक्टर कुछ कर नहीं रहा है, यार निकालो यार सीधा। अब डायरेक्टर के मुंह पे जाके तो नहीं निकालेंगे, इसीलिए एक मैकेनिज्म मिला दिया कि जिसके थ्रू हर टाइम 169 यूज करने का बेवकूफी होगा। इसीलिए हर साल एक मौका दिया जाएगा जहां पर डायरेक्टर जो रिटायरिंग है वो खड़े रहेंगे, बोलेंगे हमको वापस अपॉइंट करते हो कि नहीं करते हो, और उस तरह से वो साइकिल बैठेगा। तो इसीलिए टू रिमूव द इनएफिशिएंट डायरेक्टर, दिस सेक्शन इज गिविंग अ इम्यूनिटी टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के लिए एक इम्यूनिटी का पॉइंट है कि हाँ भाई, मतलब वो 169 फॉलो करे बिना भी हम लोग इनएफिशिएंट डायरेक्टर को निकाल सकते हैं। ओके, वापस बोल रहा हूं, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर कौन डिसाइड करेगा? आर्टिकल, और इट मे बी बेस्ड ऑन रिजोल्यूशन, जो आपका रिजोल्यूशन होगा। ओके, अब ये पॉइंट मैं बाद में बताता हूं। और एक पॉइंट है नॉन रोटेशनल में आपको किसको क्या लेना है। अब आता है ओके, ये नंबर कैसे डिवाइड होगा या नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? हु विल बी रोटेशनल और हाउ मेनी विल बी रोटेशनल और नॉन रोटेशनल। सेक्शन बोलता है नॉट लेस देन 2/3, नॉट लेस देन, क्या यूज किया मैंने वर्ड? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स विल बी रोटेशनल डायरेक्टर। वर्डिंग चाहिए वापस, क्या बोला मैंने? वर्डिंग नॉट लेस देन, वर्ड एकदम यूज किया, नॉट लेस देन, यानी इट शुड बी मोर देन, not less than, it should be more than, but it should not be less than 2/3 of total number of directors। जो आपका total number of directors का पैनल है उसको मल्टीप्लाई बाय 2/3 करिए, और उसके बाद जो आता है फिगर, वो फिगर को एक्सीड करिए, बिकॉज नॉट लेस देन बोला हुआ है। ओके, इसको एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं। ओके, नॉट लेस देन, पहला पॉइंट समझा? हाउ मेनी आर रोटेशनल? नॉट लेस देन 2/3। तो गलती से भी ऐसा वर्ड यूज मत करना 1/3 आर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, नहीं, बिकॉज 1/3 नहीं होगा वो। हाँ, अदर देन रोटेशनल डायरेक्टर, बैलेंस विल बी नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। उसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अभी ये पहले वाले के लिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पहला रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल के लिए एग्जांपल यूज कर रहा हूं। सबका ध्यान स्क्रीन पे। ओके, देख लीजिए, अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 12 है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, थोड़ा नीचे लिखता हूं एग्जांपल को, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, रोटेशनल कितने हैं, नॉन रोटेशनल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 12 है, तो मेरे को बताओ रोटेशनल कितने होंगे? नहीं रे झंपे, 2/3 ऑफ 12 कितना आ रहा है? 8, खत्म, 8 आ रहा है, तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं। 8 नॉट लेस देन 2/3 बोला है, तो 8 इज नॉट लेस देन 2/3 ना, तो 8 बैठ गया, तो 8 क्लियर हो गया। तो नॉन रोटेशनल कितने हो गए इसमें? 4। अब इसी एग्जांपल को यूज करो, अब 11 करो, अब आपको समझेगा क्या बोल रहा हूं मैं। तो 11 2/3 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना आ रहा है? क्या रहा? 311 का क्या है? 3 पॉइंट कुछ है ना, 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 पॉइंट, नहीं कैल्सी देखना, 6 पॉइंट नहीं आएगा रे, क्या आएगा? 7.33 समथिंग आएगा, 7.33 आएगा, 6 पॉइंट नहीं आएगा, 7.33। हाँ 7.33 आ रहा है ना, 7.33 है। अब अभी अपन क्या करते हैं यूजुअली, 7.33 रहा तो पहले वाला लेते हैं, 7.5 के ऊपर रहा तो अपन 8 लेते हैं, 7.5 के नीचे रहा तो 7 लेते हैं, यूजुअली ऐसे ही होता है। यहां पर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इधर 7 लिया तो इट इज लेस देन 2/3, तो इसमें आपको अगला नंबर ही कंपलसरी लेना होगा, कंपलसरी अगला नंबर, भले ही 33 हो या 66 हो, दो ही ऑप्शन आएंगे ना, डिवाइड बाय 3 है तो 0.33 नहीं तो 0.66, तो 33 आओ या 66 आओ, आपको क्या लेना होगा इसमें भी क्या फिगर आएंगे आपके? 8 और 4।
वो 4 नहीं, सॉरी, ये क्या हो जाएगा 8 और 3, क्योंकि 11 है ना, तो नॉन रोटेशनल कम हो जाएंगे। इस तरह से आप जो भी फिगर लेना चाहते हो, बस मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इट शुड बी नॉट लेस देन 2/3। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो भाई हाउ मेनी आर रोटेशनल डायरेक्टर इन कंपनी? How many rotational director is not less than 2/3 of total number of directors? Not less than 2/3 of total number of directors। यानी मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या करोगे? अगर मैंने बोला मेरे को रोटेशनल बताओ कितने हैं और नॉन रोटेशनल कितने हैं, तो क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर निकालोगे, मल्टीप्लाई बाय 2/3 करोगे, इज इक्वल टू जो फिगर आएगा उसको अगले लेवल पे लेके जाओगे। मतलब पॉइंट में आया तो अगर वो फिगर ही आ गया तो वो फिगर ही यूज करोगे, और पॉइंट में आया तो उसके अगले नंबर पे लेके जाओगे। वो जो नंबर होगा वो कौन सा है? रोटेशनल, और बैलेंस विल बी नॉन रोटेशनल। और नॉन रोटेशनल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 1/3 मत करना कभी भी। 1/3 किया, देखो किस्मत रही और 12 आ गया तो 1/3 किया तो ठीक है, आंसर मिल जाएगा, लेकिन 11 का 1/3 करते तो लफड़े हो जाएंगे। इसीलिए 1/3 मत करना। नॉन रोटेशनल इज बैलेंसिंग फिगर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। इधर तक क्लियर रखे मालिक? इधर तक कोई दिक्कत? पक्का? यश पक्का? ओके। अभी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में कौन से फिगर आएंगे, कौन से डायरेक्टर लेंगे नहीं लेंगे, इसका डिस्कशन मैं बाद में करता हूं। पहले मैं फिगर्स पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है? ये हो गया तेरा रोटेशनल नॉन रोटेशनल। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दो नोट्स में देखे बिना। कैन ऑल डायरेक्टर बी रोटेशनल डायरेक्टर? आपको स्टेटमेंट मैंने समझाया उसके हिसाब से बोलिए। कैन ऑल डायरेक्टर बी रोटेशनल डायरेक्टर? मैं क्या पूछ रहा हूं थोड़ा सा ध्यान देके दीजिए, 2 मिनट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। कैन ऑल डायरेक्टर बी रोटेशनल डायरेक्टर? मेरे को बताओ रोटेशनल डायरेक्टर कितने होने चाहिए? स्टेटमेंट क्या बोला मैंने? स्टेटमेंट क्या बोला? नॉट लेस देन 2/3। लॉ ने क्या बोला है? नॉट लेस देन 2/3 शुड बी रोटेशनल। तो कैन मोर देन 2/3 बी रोटेशनल? आर्टिकल्स अगर बोलता है कि 2/3 से ज्यादा, यानी सारे के सारे डायरेक्टर रोटेशनल होने चाहिए, तो हो सकते हैं। देयर इज नो, लॉ को ओवरराइड नहीं करोगे। तो ओवरराइड करना मतलब क्या होगा इसमें? ये बोलेंगे 1/3 रोटेशनल होंगे। आर्टिकल लिखा है कि 1/3 रोटेशनल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आर्टिकल क्या बोलेगा? कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 2/3 और ऑल ऑफ द डायरेक्टर, डजंट मैटर। तो कैन ऑल डायरेक्टर बी रोटेशनल डायरेक्टर? आंसर इज यस, बट इट शुड बी मेंशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इधर तक क्लियर है मालिक? ओके। अब मेरे को बताओ, अभी अपने को कौन सा फिगर चाहिए मेनली? अभी अपने को रोटेशनल नॉन रोटेशनल मिल गया, ये बैलेंसिंग रहेगा, ये 1/3 नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा, ये माइनस होकर फिगर आएगा। अब अपने को और कैलकुलेशन क्या करना है आगे? कौन सा डायरेक्टर? रिटायरिंग एंड नॉन रिटायरिंग। तो अब सेक्शन, ये पूरा सेक्शन 150 to 6 है, ये 7 नहीं है, 150 to 6 है। 7 का खाली लास्ट पोर्शन है इसका। 150 to 6 क्या बोलता है? जो रोटेशनल डायरेक्टर है उसमें से 1/3, कान खुले, 1/3 एवरी एजीएम में रिटायर होंगे। मैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूं, वापस आते हैं। जितने रोटेशनल डायरेक्टर है उसमें से 1/3 एवरी एजीएम में रिटायर होंगे। एवरी एजीएम, ईजीएम लाओगे नहीं, बोर्ड मीटिंग लाओगे नहीं। यानी ये कब कब होगा? ये सेक्शन फॉलो कब कब होगा? एवरी ईयर, यानी वंस इन ईयर। ये वंस इन ईयर फॉलो होगा, ये हर 3 महीने में 4 महीने में नहीं फॉलो होगा। अब फॉलो हुआ तो अगले साल फॉलो होगा, अगले साल के बाद अगले साल होगा। एवरी ईयर, बिकॉज इट इज सेइंग ओनली एनुअल जनरल मीटिंग में 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर विल रिटायर। और यहां पर सेक्शन ने क्लियर किया हुआ है, डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन के शॉर्ट में दिया हुआ है, अगर 0.33 आया तो आप पहले वाला नंबर लोगे, अगर 0.66 आया तो अगला नंबर लोगे। यानी मैंने क्या बोला यहां पर? जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट उससे अलग हो रही है। ओके, ऊपर वाले में क्या था? 0.33 था, आगे जाना था, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? नॉट लेस देन। यहां पर नॉट लेस देन नहीं बोला है, इन्होंने बोला 1/3 ऑफ, 1/3 ऑफ क्या? 1/3 ऑफ क्या? 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर विल रिटायर। अगर यहां पर 0.33 है, आप पहले वाला नंबर लोगे, अगर 0.67 है तो अगला नंबर लोगे। ये समझ में आ गया सबको? ओके, तो ये आपको समझना होगा। यानी यहां पर आपको, अगर मैं बोलता हूं ओके, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर बोल रहा हूं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करता है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर मतलब उसको मल्टीप्लाई करोगे रोटेशनल नॉन रोटेशनल से, और मैं बोलूंगा टोटल रोटेशनल डायरेक्टर्स बोलूंगा तो अलग आंसर होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, तो अगर अब इस केस में, यही केस को लेते हैं, अब इसमें बताओ मेरे को रोटेशनल कितने थे? इसमें 8 है। ओके, ये रोटेशनल डायरेक्टर थे, इसमें रोटेशनल थे। अब इसमें मेरे को बताओ रिटायरिंग और नॉन रिटायरिंग कितने हैं? 2.67। ओके, अब मेरे को बताओ 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/3। 1/3 का क्या आया? 3 के 8 का क्या आ रहा है? 2.67। तो 2.67 आया मालिक, तो 2.67 को क्या करोगे? 3 विल रिटायर। ओके, एंड बाकी नॉन रिटायरिंग कितना होगा? पक्का ना? याद रखना 2/3 मत करना उसको।
जैसे वो बैलेंसिंग फिगर होना चाहिए, तो 8 माइनस ये 5 हो गया। अब अगला पॉइंट भी सिमिलर आंसर रहेगा आपका, उसमें तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि अगला भी 8 ही था अपना रोटेशनल, तो अगले इसमें आंसर रहेगा। मैं अब इसमें और 2 फिगर दे रहा हूं, मेरे को 3-4 फिगर को क्लियर करने दो। मेरे को बताओ 9 रहा तो 9 में से 3 हो जाएगा, 1/3, तो 3 रिटायरिंग और ये 6। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके ठीक है। 6 लेते हैं, 6 का 1/3, तो 2 और 3 या 4 हो गया ना सर। ठीक है। अब मैंने क्या बोला? ओके कितने रिटायर होंगे? 1/3। कब रिटायर होंगे? विच एजीएम? एवरी एजीएम, यानी आज 1/3 रिटायर होंगे, अगले एजीएम में 1/3 होंगे, उसके अगले एजीएम में 1/3 होंगे, यानी जो सारे के सारे रोटेशनल डायरेक्टर है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी रिटायर होंगे। आज उसमें से एक तिहाई हिस्सा आज रिटायर होगा, अगला 1/3 हिस्सा अगले साल रिटायर होगा, और उसके अगले साल और 1/3 हिस्सा रिटायर होगा। यानी इन शॉर्ट अगर मैं इस किस्से को थोड़ा सा ऐसे करूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट ये बहुत अच्छे समझो क्योंकि इसके बाद वाला सेक्शन में फिर समझा पाऊंगा। ओके 9 है तो 9 टोटल नंबर नहीं लेते, ये रोटेशनल डायरेक्टर लेते हैं, ये रोटेशनल डायरेक्टर है, रोटेशनल डायरेक्टर है। तो मेरे को बताओ रिटायरिंग कितने हुए? 9 का 1/3 कितना हुआ? 3, और नॉन रिटायरिंग कितने हुए? 6। अब पहले एजीएम में, पहले ये एजीएम, पहला एजीएम नहीं लिख रहा हूं मैं, एजीएम का कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। पहले एजीएम में 3 रिटायर होंगे, ओके, और 3 रिटायर होंगे, वापस 3 अपॉइंट किए जाएंगे क्योंकि रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर है, ठीक है। अगले एजीएम में, फर्स्ट एजीएम लेता हूं, सेकंड एजीएम में वापस 3 होंगे, थर्ड एजीएम में वापस 3 होंगे। मेरे को बताओ यानी तीनों एजीएम मिला के टोटल कितने हो गए? 9। तो 9 के 9 रोटेशनल डायरेक्टर, ओके, कहीं ना कहीं कभी ना कभी रिटायर होंगे। नहीं, यही तो पॉइंट है, इसी के ऊपर तो अपन ट्विस्ट में आ रहे हैं। नए वाले रिटायर नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, ये पहले 3 जो रिटायर होने जाएगा मतलब आप समझ लो, एक चीज ये क्लियर रखो, रिटायर होने जाएगा मतलब वो एजीएम में आएगा और बोलेगा मैं वापस अपॉइंट होना चाहता हूं, मतलब मैं रिटायर होऊंगा, मतलब मेरा साइकिल खत्म हो गया, मैं बाहर जा रहा हूं और वापस मुझे अपॉइंट करो, ये बोला जाएगा। तो इस केस में फर्स्ट एजीएम में जो रिटायर होगा, ये कौन रिटायर होंगे? 3, क्योंकि 9 है ना, 9 में से कितना बोला है, कितने रिटायर होने चाहिए? 1/3 मतलब 3 रिटायर होने चाहिए। तो 9 में से कौन 3 रिटायर होंगे? Who will retire? क्वेश्चन समझा मेरा? मैं ये बोल रहा हूं 3 कौन रिटायर होंगे? लेट अज्यूम A B C D E F G H I, ये सब जन है, इनमें से कौन 3 रिटायर होगा? पहले जिसका अपॉइंटमेंट पहले हुआ। क्या बोला मैंने? जिसका अपॉइंटमेंट जो सीक्वेंशियली सबसे पहले ज्वाइन किया वो रिटायर होगा। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर व्हाट इफ, ओके, बहुत सारे जन का रिटायरमेंट बहुत सारे जन का अपॉइंटमेंट एक ही दिन पे हुआ है, ऐसा हो सके 9 के 9 जन एक ही दिन पे अपॉइंट हुए, तो आपस में डिसाइड करेंगे। और अगर आपस में डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि डिस्प्यूट है, मैं नहीं जाऊंगा, तुझे जाना जा, क्योंकि सबको डाउट है ना वापस अपॉइंट होगा कि नहीं होगा, मां कसम साला पैसा आ रहा, सब आ रहा, मतलब देखो डायरेक्टर के लेवल पे ये नहीं है, पर कहीं ना कहीं सीटिंग फीस एंड अदर थिंग्स मैटर्स अ लॉट। तो वो बोलेगा भाई यार क्या करने का, तो कौन रिटायर होगा? ड्रॉ लॉट्स निकालेंगे। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? मेरा क्वेश्चन है हु विल रिटायर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरा? हु विल रिटायर फर्स्ट। पहला तो आप क्या बोलोगे? हु ज्वाइंट फर्स्ट। अगर मेनी डायरेक्टर्स ज्वाइंट ऑन द सेम डेट तो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, और म्यूचुअल में भी डिस्प्यूट आ रहा है तो ड्रॉ लॉट्स, दैट्स इट। समझ में आया? तो अब आराम से जा रहा हूं, ओके, सीक्वेंशियली जा रहा हूं। सबसे पहले हाउ मेनी आर रोटेशनल, नॉन रोटेशनल, पहले इसका आंसर दो, घाई मत करना, ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये खत्म हुआ ना। नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर रोटेशनल। ओके, ये कैलकुलेशन हो गया। ओके, आउट ऑफ रोटेशनल हाउ मेनी विल रिटायर? 1/3 will retire in every AGM. Now who should be that 1/3? Who should be that 1/3? जिसका ज्वाइनिंग फर्स्ट, who joined the last, मतलब इन शॉर्ट लिखते वक्त अपन लिखते हैं कि जिसकी ज्वाइनिंग एकदम लास्ट डेट पे थी वो ये करेगा, लास्ट डेट मतलब सॉरी फर्स्ट डेट पे थी वो रिटायर होगा। अगर बहुत सारी ज्वाइनिंग एक ही डेट पे थी तो म्यूचुअली डिसाइड होगा। एंड व्हाट इफ, ओके, दे आर नॉट म्यूचुअली डिसाइडिंग, ड्रॉ ए लॉट्स। ओके, लेट अंडरस्टैंड। अब थोड़ा सा एक इसको एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सब इसी एग्जांपल पे रहिए मालिक एक बार, क्योंकि मेरे को इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करना है, ये चीज क्लियर करवा देनी है। ओके, अब एज्यूम करते हैं सबका अपॉइंटमेंट एक ही डेट पे था, ओके, और सबका अपॉइंटमेंट अपन एज्यूम करते हैं 15 जून 2019 को हुआ। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आराम से एग्जांपल को समझिए, बिकॉज एग्जांपल मैटर्स अ लॉट। ओके, और अपन क्या मल्टीपल एग्जाम दे नहीं पाएंगे, मैंने जब आपको समझाया, क्योंकि फिर मेरे को 1-2 एग्जांपल में ही कौन सा क्रक्स कंट्रोल करना है।
ओके, नहीं तो अपना फिर मालूम पड़ा तो 200 घंटे इधर, 100 घंटे इसमें निकल जाएंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए सब लोग ने एक ही दिन पे ज्वाइन किया, तो ए बी सी ये लकी नंबर निकले, ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ठीक है। तो 15 जून 19 की अपॉइंटमेंट, 15 जून मैं एकदम सिंपल रख रहा हूं, 15 जून 20 में, अब मेरे को बताओ कौन रिटायर होगा? ए बी सी, नहीं ए बी सी, सबकी ज्वाइनिंग 15 जून 19 की है, 15 जून 19 की सबकी ज्वाइनिंग है। तो 15 जून 20 को कौन रिटायर होगा? जो ड्रॉ ऑफ लॉट आया, तो कौन रिटायर होगा? ए बी सी, ये तीनों रिटायर हो गए। घाई मत करना इसमें, ए रिटायर, बी रिटायर और सी रिटायर। और एज्यूम करते हैं इसी दिन इनका वापस अपॉइंटमेंट आया, अपॉइंट कर लिया ना अपन ने, वापस रीअपॉइंट कर लिया, मीटिंग में रीअपॉइंट हो गए, समझ में आया? रिपॉइंट में रीअपॉइंट हो गया। अब मेरा क्वेश्चन आता है 15 जून 21 में कौन रिटायर होगा? अब एबीसी नहीं आएगा, क्योंकि एबीसी का अपॉइंटमेंट डेट क्या हो गया? 15 जून 20, जो 19 में अपॉइंट हुआ वो निकलेगा। अब 19 में कितने जन अपॉइंट हुए? 6। अब ड्रॉ ऑफ लॉट वापस, तो ड्रॉ ऑफ लॉट से अभी ऐड करते हैं डी ई एफ, एज्यूम करते हैं डी ई एफ निकलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? ओके, और एज्यूम करेंगे डी एफ निकलने के बाद वापस डी एफ को अपॉइंट कर दिया, तो मेरे को बताओ डी एफ का अपॉइंटमेंट डेट क्या होगा? 15 जून 21। ओके, अब थोड़ा सा आंसर मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो रहा है। 15 जून 22 को अब मेरे को बताओ कौन निकलेगा? जी एच आई, बिना लॉट के, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जी एच आई का अपॉइंटमेंट कब का है? 19, एबीसी का कब का है? 20, और डी एफ का कब का है? 21। तो निकलेगा कौन? जो पुराना रहेगा। इस तरह से साइकिल होगा। देखो मैं इसको सिंपली रखा हूं, इसमें एडिशन डिलीशन सब होते जाएंगे, डेट्स के ये सब होते जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट रखना, लेकिन मैं आपको ये सिंक्रोनाइज करने के लिए समझा रहा हूं कि एक एग्जांपल में सब समझ में आ जाए, जिसमें मैं आपको ये बोल रहा हूं कि सबको मौका मिलेगा, यानी ऑल रोटेशनल विल रिटायर। बस खाली किसी का मतलब जो अभी आएगा वो बाद में, मतलब साइकिल में बैठा होगा, साइकिल के हिसाब से 1/3 पहले आएगा जो पहले ज्वाइन किया, बाद में 1/3 आएगा जो बाद में ज्वाइन किया। तो कहीं ना कहीं तेरा ड्यूरेशन कितना होगा एवरेज? तुम्हारा एवरेज जो रोटेशनल है, नहीं 1/3 नहीं, ड्यूरेशन बोल रहा हूं मैं, ड्यूरेशन, एवरेज बोल रहा हूं, एवरेज 3 साल, ऑन एन एवरेज 3 साल तुम रहते हो। अगर तुम नॉन रोटेशनल हो तो डिस्कशन नहीं करना, ये कब डिस्कशन हो रहा है? रोटेशनल। तो ऑन एन एवरेज तुम कितने साल निकालोगे एक कंपनी में? 3 साल, अगर तुम रोटेशनल में हो तो। ये कॉन्सेप्ट है ऑन एन एवरेज, इसमें कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मैं वो एग्जांपल में नहीं जानना चाहता, पर ये लॉजिक है एकदम क्लियर कट है। समझ में आ गया पक्का एवरीबॉडी? यस गोलपंडर सर, अभी है ना ये जो 15 जून 2020 है, उसमें ना एबीसी के साथ हम लोग ने और समझो 6 डायरेक्टर को नए, तो फिर तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जा रहा है, जिसको मैं अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, नहीं तो फिर वो और मल्टीपल हो जाएगा, फिर वो अपन बाद में करते हैं, जब वो सेक्शन 160 हो जाए उसके बाद मैं लाता हूँ। मतलब फिर मेरे को 3-4 चीजें उसमें डालनी हो रही है। वो जो अपॉइंट हुए वो किससे हुए? 160 से हुए। हाँ, तो 160 से कौन से हुए, ये बहुत बहुत क्राइटेरिया रहेगा, तो डिस्कशन अभी हाल फिलहाल पेंडिंग रखते हैं उसको। मतलब वो देखो एक एक चीज बिल्डअप करते हैं, तो फिर अपन जाएंगे आगे, सब हो जाएगा, तेरे एग्जांपल सब मिसमैच हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। बस यही है कि मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगा एग्जांपल, एक एग्जांपल में सब समझ में आ जाए। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। हाँ, ऑन एन एवरेज बोला, कभी किसी की किस्मत खराब रही ना 2 साल ही निकलते, कभी किसी की किस्मत तोड़ रही तो 4 साल भी निकल सकता है। हाँ, मतलब वो अभी जस्ट एक एग्जांपल पूछ लिया तो बता देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो मेरे को बताओ, यही एग्जांपल में लेते हैं, मेरे को बताओ, इसी एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 8 रोटेशनल है, तो 8 रोटेशनल है तो अपन क्या करेंगे? 8 रोटेशनल है तो अभी 8 में कौन लेते हैं? ए बता ही देता हूँ, चल ले देख लो भाई, डी ई एफ जी और एच, ठीक है। ये 8 जन है जो रोटेशनल डायरेक्टर है, तो 8 में से कितने रिटायर होंगे मेरे को बताइए? 8 का मल्टीप्लाई करो ना, 1/3 कितना हो रहा? 1/3 का कैलकुलेशन करना भाई। अरे ऊपर क्या है, वो 9 का 1/3 है ना, तो यहाँ पर कितने होंगे? करना कैलकुलेशन करना, 2.67। तो अब मेरे को पता 2.67 है तो कितना रिटायर होगा? रिटायरिंग कितने होंगे 2.67 में? 3। यहाँ पर 3 रिटायर होंगे, और नॉन रिटायरिंग कितने होंगे? 5। पर मेरा इंटरेस्ट रिटायरिंग वाले में है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आप सेम सिंक्रोनाइज में जाओ, 15/6/19 में ये ऑटो के ऑटो ज्वाइन हुए। अब मेरे को बताओ कौन रिटायर होगा? अपना सेम लॉजिक रखो, ए बी सी, तो ए बी सी रिटायर होगा। ओके, ये कब रिटायर हुए? 15 जून 20, और वापस इन तीनों को अपॉइंट कर लिया, एज्यूम कर तीनों को अपॉइंट कर लिया, ए बी सी तीनों को अपॉइंट कर लिया। कॉन्सेप्ट समझा? ओके, अब मेरे को बताओ अगला रिटायरमेंट डेट 15 जून 21 को किसका आएगा? डी ई एफ, यही होगा। अब डी एफ वापस ज्वाइन हो गया, डी ई एफ। ओके, अब मेरे को बताओ 15 जून 22 को कौन रिटायर होगा? जी एच नहीं होगा ना, 3 को रिटायर होना पड़ेगा भाई।
GH और एक होगा 3 1/3 ना, 3 आ रहा है ना, तो इसीलिए एक जन की किस्मत खराब है और यहां से एज्यूम करते हैं ए रिटायर होगा। तो ए को कितना साल मिला खाली काम करने को? 2 साल। तो किस्मत खराब है इसमें। और इसी का उल्टा एग्जांपल जब लोगे तो इसको अपन ऐसे करें, अभी ये करे, इसको 7 करते अपन। 7 का 1/3 कितना हुआ? 7 का 1/3 2.33, तो कितने रिटायर होंगे? 2.33 है तो कितने रिटायर होंगे? खाली 2 रिटायर होंगे। अब 2 रिटायर होंगे और अगर 7 जन है तो अगर आप देखोगे वो एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड करोगे तो एक जन की किस्मत इतनी तोड़ रहेगी जो 4 साल भी निकाल सकता है। समझा? तो किसी का किस्मत खराब रहा तो वो 2 साल में निकल जाएगा, किसी का किस्मत सही रहा तो 4 साल भी रहेगा, क्योंकि रिटायर तो होना ही पड़ेगा साइकिल में। पर एवरेजली अगर अपन डिस्कस करें तो कितना साल निकालते हैं? 3 साल, बिकॉज ऑफ 1/3 कॉन्सेप्ट। दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये एग्जांपल्स मेन है जो आपको समझ में आना है। ये मेन एग्जांपल है, ये समझ गया ना वो ठीक है, वो तो मैंने एक्सेप्शनल केसेस समझाया। नेवरदलेस एवरीबॉडी क्लियर? यस पंटर, ठीक है मालिक। ओके, तो अभी अपन क्लियर हो गए 4 टर्मिनोलॉजी पे। चारों टर्मिनोलॉजी फटाफट बोलेंगे। सबसे पहले रोटेशनल, नॉन रोटेशनल। रोटेशनल नॉन रोटेशनल किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से कितना करोगे रोटेशनल? नॉट लेस देन 2/3। तो इसमें 0.33 भी रहा तो हायर साइड, ये पॉइंट याद रखना। और रोटेशनल में से कितने रिटायरिंग, नॉन रिटायरिंग? 1/3 रिटायरिंग एंड बैलेंस विल बी नॉन रिटायरिंग। ये क्लियर हो गया? ओके, और इसमें कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया एग्जांपल वाइज। मतलब पीछे वाला 0.33 मतलब 1/3 में 0.33 मतलब पीछे वाला और 0.67 मतलब आगे वाला। ये अपने को लेना है रिटायरमेंट के लिए। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, अब मेरा क्वेश्चन है कितने रिटायरिंग थे? एक इसको भी, इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दो। कितने रिटायरिंग बोला इन्होंने? एक्ट ने क्या बोला? एक्ट ने कितने रिटायरिंग बोला? रिटायरिंग 1/3 ऑफ रोटेशनल। कैन ऑल बी रिटायरिंग डायरेक्टर? कैन ऑल रोटेशनल डायरेक्टर बी रिटायरिंग डायरेक्टर? यस। 1/3 से कम नहीं हो सकता। कुछ समझ में आया? 1/3 से कम नहीं हो सकता। ये भी नॉट लेस देन 1/3 नहीं, नॉट लेस देन नहीं लिखा है, पर 1/3 लिखा है ना, मिनिमम 1/3। इट इज लाइक मिनिमम 1/3। इट इज लाइक मिनिमम 1/3। 1/3 में 0.33 आया तो पिछला वाला लो, इसलिए क्लियर किया है सेक्शन ने वो क्लियर किया है। लेकिन मतलब 1/3 के रेंज में रखना है, ऐसा नहीं हो सकता एक भी डायरेक्टर नहीं होगा। सेक्शन ने क्लियर किया कि 1/3 से कम रहा, मतलब 0.33 रहा तो पहले वाला ले लो। तो सेक्शन ने नॉट लेस देन नहीं बोला है, लेकिन उसके और नीचे नहीं बोला हुआ है। तो आपको ऑल रोटेशन, ऑल रिटायरिंग रखना है, रखो ना, पर किसमें मेंशन करना पड़ेगा? एओए आर्टिकल्स में मेंशन करो, खत्म हुआ स्टोरी। ठीक है? ओके, मेरे को आगे के दूसरे और 2-3 नाम याद रखने पड़ेंगे। अभी एक 5-10 मिनट में ये करो, मेरे को बताओ स्क्रीन पे नाम बताओ मेरे को और क्या क्या है। अपॉइंटमेंट कौन से 160 के बाद वाले नाम बताइए, कौन से 161 1 सेक्शन का छोड़ दिए। नाम एडिशनल, अल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल वैकेंसी। मैं एक ब्रीफ बता रहा हूँ अभी। एडिशनल मतलब एडिशनल लिया, नाम से जाए। एडिशनल मतलब और ले लिया, बीच में ले लिया, तेरे को बीच में ले लिया, एडिशनल। अल्टरनेट मतलब किसी और के बिहाफ पे, किसी और के बिहाफ पे नाम आ रहा है ना। अल्टरनेट मतलब मेरा एक डायरेक्टर था मिस्टर एक्स, वो किधर बाहर गांव घूमने गया है, उसकी जगह मिस्टर वाई आ गया उसकी जगह, तो अल्टरनेट, मिस्टर एक्स की जगह मिस्टर वाई काम करेगा, अल्टरनेट। नॉमिनी डायरेक्टर जैसे बैंक के लोन लेते हैं या गवर्नमेंट का जो मैंने बताया, या एलआईसी से लोन लिया है, तो वो लोग अपने लिए डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे क्योंकि उनको यार पैसा लगा है उनका, यार वो लोग भी देखेंगे, नॉमिनी डायरेक्टर। ओके, और उसके अलावा कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी नाम से समझ में आ रहा है कि भाई यार टेन्योर खत्म होने के पहले अगर कुछ निकल जाता है, टेन्योर खत्म होने के पहले निकल जाता है, तो भाई यहां पर अपॉइंटमेंट होगा। आगे का ठीक है, आगे का छोड़ दो, पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि जब ये सब डायरेक्टर आएंगे, क्या ये टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर काउंट करने के लिए मैटर करेंगे? जैसे अगला पॉइंट, अगर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, क्या टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में काउंट किए जाएंगे? इसी डिस्कशन को अपन आगे लेके जाते हैं। यानी अभी मेरा डिस्कशन क्या आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कैसे कैलकुलेट करें। 2/3 जिसका करना है ना आपको, नॉट लेस देन 2/3 बोला ना, वो कैलकुलेट करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या मेथड यूज करोगे? तो सबसे पहले आप दिमाग में रख लेना, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से सब डायरेक्टर इंक्लूड करने के, एक्सेप्ट, यानी मैं उल्टा आंसर बता रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में वी विल इंक्लूड ऑल डायरेक्टर एक्सेप्ट ओके, पहला माइनस करोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कौन सा डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट। अब सर क्वेश्चन ये आएगा आपका कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों माइनस करना? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन ने डायरेक्टली दिया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माइनस करना है। कहां पर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सेक्शन में लिखा है कि इसको टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड नहीं करोगे। तो किसको, कौन से पहले कौन से डायरेक्टर को निकालोगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपको निकाल देना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और उसका कारण मैं अभी ब्रीफ में समझा देता हूं, एनीवे वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा। कारण ये है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब अपॉइंट किया जाता है, 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, उसके पहले नहीं, अनलेस अंटिल वो रिमूवल कॉन्सेप्ट नहीं आता है उसमें, वो अपना डिस्कशन करेंगे उसको रिमूव करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, उनका क्या रहेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टेन्योर है तो उसको रोटेशनल में भी डाल सकते हैं,
नॉन रोटेशनल में भी नहीं डाल सकते। रोटेशनल हुआ तो वो 3 साल में जाना पड़ेगा, 3 साल में से, और नॉन रोटेशनल रहा तो लाइफ लॉन्ग वैसा कॉन्सेप्ट है, वो भी नहीं है। इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि उसका टेन्योर कितना होता है, एक टर्म 5 साल का होता है। 5 साल के कम भी कर सकते हैं अपन, वो अपने ऊपर है, लेकिन 5 साल का टेन्योर होता है, तो यार मतलब इट विल नॉट मैच विथ रोटेशनल नॉन रोटेशनल। दूसरा और एक जो निकालोगे वो माइनस करोगे एसएसडी। एसएसडी कौन, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि एसएसडी जब अपॉइंट किया जाता है वो मिनिमम 3 साल के लिए किया जाता है और मैक्सिमम भी 3 ईयर, यानी वो 3 साल का ही डायरेक्टर है, 3 साल के ऊपर नहीं, 3 साल के नीचे नहीं। तो अब यहां पर प्रॉब्लम है, आप बोलोगे सर फिर इसको रोटेशनल में डाल देने का, क्योंकि रोटेशनल में तो 3 साल का बैठता, क्योंकि 3 ईयर एवरेज में, पर मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए एसएसडी को भी निकालना पड़ेगा। तो आपको 2 डायरेक्टर निकालने होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ये दोनों समझ में आ गया, ठीक है। अब तीसरा यहां पर छोटा सा डिस्प्यूट है, जहां पर कुछ कुछ ऑथर में और अपने इसमें डिस्प्यूट मिलेगा, लेकिन इंस्टीट्यूट में अभी तक इसका क्वेश्चन नहीं है मॉड्यूल में। अगर इसका क्वेश्चन होता तो ये सॉर्ट आउट हो जाता था, लेकिन इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नहीं है। जो मेरा मानना है और जो मैं करता हूं ये है कि मैं एडिशनल डायरेक्टर को भी निकालता हूं। कौन से डायरेक्टर को, एडिशनल डायरेक्टर। सर कारण क्या, एडिशनल डायरेक्टर को क्यों निकाला जा रहा है, एडिशनल डायरेक्टर को क्यों निकाला जा रहा है, या एडिशनल डायरेक्टर को निकालने का क्या लॉजिक है, आपके बिहाइंड क्या लॉजिक है। देखिए एडिशनल डायरेक्टर अपना अगले का अगला सेक्शन होगा। एडिशनल डायरेक्टर, मेरे को बताओ मैंने क्या बताया था, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में अपने पास 2 चीजें होगी। क्या 2 चीजें समझनी है आपको, मतलब पूरे इसमें लेक्चर में क्या सीखना है, अपॉइंटमेंट मेथड क्या होगा और टेन्योर। तो एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर है टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम, टिल द एजीएम, डेट ऑफ एजीएम। मतलब अगर एजीएम 15 जून को है और 12 बजे है, वो 11:59 मिनट्स तक ही डायरेक्टर है, उसके बाद डायरेक्टर ही नहीं है। यानी मेरे को बताओ, ओके 150 to 67 कौन से सेक्शन, ये 150 to 67 कौन से किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर एजीएम। यानी ये बंदे एजीएम में बैठने चाहिए, ये जो बंदे हैं ये एजीएम में बैठने चाहिए। 150 to 67 वाले बंदे जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कैलकुलेट करेंगे वो एजीएम में बैठने चाहिए। एजीएम में नहीं बैठेंगे तो काम ही नहीं होगा। तो यहां पर एडिशनल डायरेक्टर का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, एडिशनल डायरेक्टर का जो टेन्योर है, एडिशनल डायरेक्टर नाम क्या है, एडिशनल डायरेक्टर मतलब क्या समझ में आ रहा है, एडिशनल डायरेक्टर मतलब क्या है, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा लिया है। तो एक्स्ट्रा आपने बीच में लिया होगा, तो उसका एंड कब होगा, उसका एंड होगा टिल द एजीएम, डेट ऑफ एजीएम। अगर एजीएम नहीं भी हुई, जो डेट ऑफ एजीएम होने वाली थी उस दिन उसको रिटायर करना पड़ेगा, उसको निकलना पड़ेगा, उसका टेन्योर खत्म होगा। रिटायर नहीं, गलत वर्ड है, मां खत्म, जय जय भवानी। ओके, टेन्योर कब एंड होगा, जब एजीएम की डेट होगी। अगर एजीएम नहीं भी हुई ना तो भी वो निकलेगा, उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। सेक्शन 161(1) क्लियर बोलता है कि उसका टेन्योर इज ओनली टिल द एजीएम और ऑन द डेट विच एजीएम ऑट टू बी हेल्ड। मतलब एजीएम अगर बाई चांस नहीं हुई, कभी कुछ कारण से नहीं होती ना एजीएम, तो वो आगे हो जाती है, डजंट मैटर, जिस दिन एजीएम होने वाली थी उस दिन निकल, टाटा बाय बाय, तेरा टेन्योर खत्म। किसने बोला, सेक्शन ने। अब मेरे को बताओ, अगर एजीएम की टेन्योर ही खत्म हो रहा है, डेट ही खत्म हो रहा है, तो वो साइकिल में कैसे बैठेगा, ना रोटेशनल है ना नॉन रोटेशनल है वो। तो ये एजीएम में होना चाहिए ऐसा रिक्वायर्ड नहीं, वो एजीएम में होना चाहिए, मतलब एजीएम तक भी होता तो मतलब वो साइकिल में बैठने के लिए रहेगा ना। मेरे को बताओ, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में अपन रोटेशनल नॉन रोटेशनल जो ये डिवाइड कर रहे हैं अपन, ये किस में सब डिस्कशन हो रहा है, ये किस में हो रहा है, ये सब कैलकुलेशन एजीएम में बैठे और डिस्कशन चल रहा है। हाँ भाई, हम 10 में से ये 3 नॉन रोटेशनल है, हम 7 नॉन रोटेशनल है, और 7 में से ये 3 रिटायरिंग है, 2 रिटायरिंग है और 2 रिटायरिंग है, खड़े रहेंगे वापस। अरे भाई और बहनों, हम वापस खड़े रहना चाहते हैं, हम वापस डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप वोट कर रहे हैं या नहीं करें, फिर ओवर पास होगा, वापस अपॉइंट हो जाएंगे। इस तरह से एजीएम में होगा। तो एजीएम, एडिशनल डायरेक्टर एजीएम में बैठेगा ही नहीं। तो एडिशनल डायरेक्टर का जब टेन्योर खत्म होता है, एडिशनल डायरेक्टर का जब टेन्योर खत्म होता है, वो टेन्योर खत्म होने के बाद, टेन्योर वापस बोल रहा हूँ, टेन्योर खत्म होने के बाद वापस वो 160 से बन सकता है डायरेक्टर। ऐसा नहीं होगा कि एडिशनल डायरेक्टर बना, टेन्योर खत्म हुआ, वापस एडिशनल बनता। अब मैंने क्या बताया, कितने रूट है एंटर करने के लिए साइकिल में, ये साइकिल में रूट बताइए। साइकिल में 2 ही रूट है, 150 to 1 फर्स्ट डायरेक्टर और 160। तो ये साइकिल में आने के लिए 160 है। अभी आपके दिमाग में ऐसा आएगा, सर फिर व्हाट इफ, आपने तो एडिशनल डायरेक्टर बता दिया, व्हाट इफ अल्टरनेट मैंने क्या बोला, किसी के बिहाफ पे है, तो वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, तो वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट है नहीं। नॉमिनी डायरेक्टर, अब मेन क्वेश्चन आएगा, नॉमिनी डायरेक्टर भी इंक्लूडेड ही रहेगा, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन नॉमिनी डायरेक्टर को पोजीशन देनी पड़ेगी अपने को, देखते हैं। ओके, और कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या, किसी के बिहाफ पे, तो वो कोई डेथ हो गई, रिजाइन हो गया, कुछ हो गया, तो उसके बिहाफ पे वो आया, तो इसका मतलब वापस उसका टेन्योर तो कंटिन्यू चल ही रहा है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट चलता। तो इनको टोटल जब डायरेक्टर निकालते हैं तो किसी के बिहाफ पे निकाला, मतलब एग्जांपल मिस्टर ए था, मिस्टर ए डाइड और उसकी जगह मिस्टर बी अपॉइंट किया एज ए कैजुअल
वैकेंसी, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर उतने ही रहने वाले ना। मिस्टर ए तो चला गया है, आप समझे। और अल्टरनेट जब होता है तो मिस्टर ए था वो यूएस गया 6 महीने के लिए और मिस्टर बी है, तो अल्टरनेट का तो कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेट तो मिस्टर बी में एक ही काउंट किया जाए, काउंट के लिए बोल रहा हूँ, काउंट के लिए बोल रहा हूँ। वो रोटेशनल मतलब जो उसकी कैटेगरी होगी, जो उसकी कैटेगरी होगी। तो अपन डिस्कशन क्या कर रहे हैं अभी, रोटेशनल नॉन रोटेशनल नहीं कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में वो उतना ही रहना ना, क्योंकि वो तो चला गया और एक उसकी जगह एक आया ना। ऐसा दोनों थोड़ा ना काम कर रहे हैं अपने पास तो एक ही काम कर रहा है, ये समझ में आया। तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से ओके ये दो तो डायरेक्टली निकाली देने के, ये दो में कहीं पर भी कुछ इशू नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ये मैं कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको 2-3 बुक में अलग अलग व्यूज मिलेंगे। ओके 2 बुक में मेरे ही व्यूज मिलेंगे, 2 बुक में आपको अलग व्यू मिलेंगे, जिसमें इन लोग ने ये नहीं निकाला है। वो लोग खाली ये पहले 2 डायरेक्टर निकालते हैं और तीसरा वाला नहीं निकालते। अगर आप मुझसे पूछोगे ओके देखो एट द एंड ऑफ द डे मैं भी चाहता हूं कि आप एग्जामिनेशन में रिजल्ट आने चाहिए अपने को, तो कॉन्सेप्चुअली और कंटेक्चुअली करेक्ट मेथड यही है। क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर, मेरे को बताओ एडिशनल डायरेक्टर को डालोगे तो किस में डालोगे? देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपको रोटेशनल नॉन रोटेशनल में नहीं डालना है, ठीक है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रोटेशनल नॉन रोटेशनल में नहीं जाएगा क्योंकि कैटेगरी नहीं है। अब अल्टरनेट डायरेक्टर मैंने समझा दिया उसके बिहाफ पे है, तो वो कैटेगरी है ही उसकी। ओके कैजुअल वैकेंसी कैटेगरी है ही उसकी, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में समझ में आ गया मैं। लेकिन एडिशनल डायरेक्टर जो बीच में अपॉइंट करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर बीच में अपॉइंट करते हैं और उसका टेन्योर खाली एक एजीएम तक खत्म होता, एजीएम स्टार्ट होने के खत्म हो जाता, तो मेरे को बताओ उसको डालने का किस में, आप उसको किस में डालोगे? देखो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में डालने के बाद कहीं ना कहीं आपको उसको रोटेशनल नॉन रोटेशनल में तो बिठाना पड़ेगा ना, नहीं बिठाओगे तो कैसे चलेगा? ये समझ में आया सबको, एवरीबॉडी? तो मेरे मेथड से अगर मैं बोलूँ तो सही मेथड से यही लॉजिक करना, और इसमें मैंने बहुत एक्सपीरियंस पर्सन से बात की हुई है, तो आई गॉट द सेम आंसर, ठीक है। लेकिन देयर इज मतलब अब आई एम नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट ऑथर्स, मतलब हर ऑथर व्यू है, क्योंकि मैंने क्या बोला, लॉ कैन नॉट प्रोवाइड फॉर एक्सट्रीम सिचुएशन। तो अभी ये जब तक केस स्टडी नहीं होगा या केस लॉ नहीं बनेगा तब तक ये आंसर का सोल्यूशन नहीं आएगा। तो जब तक ये है, और अगर इंस्टीट्यूट व्यू रहता ना तो मैं डायरेक्टली इंस्टीट्यूट व्यू ले लेता, चुपचाप बैठने का, केस लॉ कुछ भी बोले या लॉ बैरेक्ट भी कुछ भी बोले, इंस्टीट्यूट अपना बोला वो फाइनल बैरेक्ट है, बैरेक्ट गलत हो सकता है, इंस्टीट्यूट अपना गलत नहीं हो सकता भाई। अपने मार्क के लिए तो वही है इंपॉर्टेंट भाई, इंस्टीट्यूट के पास जो मॉड्यूल है वही तो आंसर चाहिए अपने को। तो ये अपन ने ध्यान रखना है, बट ये व्यू आप याद रखना है। ओके यानी अब इसको कैलकुलेशन में ऐसे बनाते हैं। ओके देखिए टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 12 है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 12 है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर और एक एडिशनल डायरेक्टर है। तो अब मेरे को बताओ हाउ मेनी आर रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल? रोटेशनल और नॉन रोटेशनल कितने होंगे एकदम आराम से। तो आपका कैलकुलेशन 12 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मत करना, ये समझ में आया, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको माइनस करना होगा। तो मेरे को बताओ 12 माइनस 3 कितना आ गया? 9, और 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और ये कितना हो जाएगा आपका? 6 विल बी रोटेशनल एंड 3 विल बी नॉन रोटेशनल। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा हाउ मेनी आर रिटायरिंग, तो आपको खाली इधर तक एंड नहीं करना है, फिर रिटायरिंग कैसे करोगे कैलकुलेशन? 6 × 1/3, 6 कहां से आया? रोटेशनल से, और 1/3 आया तो कितना रिटायरिंग है? 2। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या पूछा है इस पे ध्यान रखना और उसके हिसाब से सॉल्यूशन लाना। एवरीबॉडी क्लियर? तो खत्म हो गई स्टोरी, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। ओके अब इसका लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है और उसके बाद फिर 152(7) पे जाएंगे, अभी तक 152(6) ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके इसका लास्ट कॉन्सेप्ट ये है नॉमिनी डायरेक्टर। क्या टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में आएगा? आंसर इज यस, मैंने कहीं पर भी माइनस नहीं किया है। तो नॉमिनी डायरेक्टर को पोजीशन कौन सी देनी? हाँ पर पोजीशन उसके लिए कैसे हो गया? एज डिसाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट, अपन लोन लेते हैं एलआईसी से सब करते हैं, तो आपका तो नॉमिनी डायरेक्टर तो मेन रहता है लॉजिकली, और इसीलिए सेक्शन क्लियर बोलता है कि नॉमिनी डायरेक्टर को हमेशा आप पोजीशन दोगे नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। तो नॉमिनी डायरेक्टर विल बी ऑलवेज ट्रीटेड एज नॉमिनी डायरेक्टर विल ऑलवेज बोल रहा हूं ऑलवेज, भले वो 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 3 साल के लिए भी हो। अभी तू बोलेगा 3 साल के लिए तो रोटेशनल में डाल देते सर, नहीं, तो नॉमिनी डायरेक्टर विल बी ऑलवेज इज ऑलवेज नॉन रोटेशनल। ये झेपा मालिक सबको, तो आपको ये एक्सेप्शंस को याद रखना है। एक्सेप्शन देखिए स्क्रीन पे मैं हाईलाइट कर देता हूं, एक्सेप्शंस ये ध्यान रखना, ये और ये एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस है ये एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? अपन बैरेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। देखो प्रोवाइजो मतलब क्या हुआ बेटा?
एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शंस कुछ कुछ प्रोवाइजो में आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ है ना एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन मतलब क्या होता है? क्लैरिफिकेशन। डिपार्टमेंट उसको क्लैरिफाई करता है कि हम इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्लैरिफिकेशन है। एडिशनल डायरेक्टर अभी तक उस पर कुछ है नहीं। ओके, एंड जो नॉमिनी डायरेक्टर है ये एक्सेप्शन है, प्रोवाइजो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां तक अपनी कहानी खत्म हुई, यहां तक अपना पहला 152.6 खत्म हो रहा। ठीक है, 152.6 तक कोई दिक्कत? ठीक है, लास्ट इसको एक बार फाइनल टच वापस रिपीट कर लेते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा सेक्शन है ये, पर ये हो गया ना अपना मोटा मोटी मेजर काम हो जाता पहला सेक्शन का, पहला टारगेट का। क्योंकि इसके बाद वाले जो डायरेक्टर ऑफ पोजीशन है बहुत छोटे ही है, मतलब अपॉइंट होंगे निकल जाएंगे, अपॉइंट होंगे निकल जाएंगे, साइकिल में थोड़ा ना घुसना है। तो मेरे को एक बार बता दीजिए ये वाला फटा किधर गया बे? हाँ, स्क्रीन पे देख के बोल दीजिए, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को किस में डिवाइड करोगे? रोटेशनल, नॉन रोटेशनल। नॉन रोटेशनल कितने होंगे? नॉट लेस देन 2/3। और रोटेशनल डायरेक्टर वापस फर्दर डिवाइड होंगे, रिटायरिंग, नॉन रिटायरिंग। रिटायरिंग का डायरेक्टर कितने होंगे? 1/3 ऑफ रोटेशनल। और नॉन रिटायरिंग बैलेंस आएगा। आपको हमेशा बैलेंस करना होगा, मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसके मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। ओके, एग्जांपल समझने के लिए होता है, ताकि क्या अपन ये इसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बेसिस पे अपन ने और दो चीजें ध्यान में रखी, जब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कैलकुलेट करोगे तो आपको माइनस क्या करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ये डायरेक्टली क्लैरिफिकेशन में है, डायरेक्टली क्लैरिफिकेशन में है। और एडिशनल डायरेक्टर है, जिसके ऊपर मैंने बताया डिस्प्यूट क्या है, पर मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आप देखो ना, उसका लॉजिक ही देखो भाई, एडिशनल डायरेक्टर को डालोगे किसमें? अगर आप लेते भी हो तो डालोगे किसमें? इसके ऊपर कहीं पर भी क्लैरिफिकेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और ये होने के बाद आपको और एक चीज याद रखनी होगी, नॉमिनी डायरेक्टर को क्या लोगे? कौन सा डायरेक्टर की पोजीशन दोगे? नॉन रोटेशनल। ठीक है, अब इसको कंक्लूड करने के लिए मेरे को बताओ एजीएम में क्या होगा। ये दो पॉइंट कंक्लूड करते हैं, फिर अपन एक ब्रेक लेते हैं। ओके, एजीएम में क्या होगा मालिक? एजीएम में तीन चीजें हो सकती है। या तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर है, रिटायरिंग बोला मैंने, रोटेशनल नहीं बोला, क्या बोला? रिटायरिंग। जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो वापस रीअपॉइंट होगा। ठीक है, या कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा, या कोई भी अपॉइंट नहीं होगा, अगर अपना क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तीन चीजें हो सकती है एजीएम में। कितनी चीजें हो सकती है? तीन। कौन सी? या तो रिटायरिंग डायरेक्टर अपॉइंट होगा, रीअपॉइंट हो जाएगा, रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट, जो एग्जांपल मैं ऊपर दे रहा था ना, ये एबीसी वाले, ये या तो ये एक किस्सा होगा, या दूसरा एबीसी नहीं चाहिए हमको, एक XYZ को अपॉइंट किया, 160 से कोई नया आया उसको अपॉइंट कर लिया, परफेक्ट, क्लियर। और हमको अपॉइंट ही नहीं करना है, हमको DEF GHI ये चल रहा है। तो यस, तो मेरे को बताइए 152.6 का कंक्लूजन क्या है? 152.6 बोलता है एजीएम में क्या होगा। ये आंसर याद रखना पड़ेगा। 152.6 बोलता है एजीएम में क्या होगा, क्योंकि मेरे को 152.7 बताना है अभी। 152.6 क्या बोलता है? एजीएम में क्या होगा? तीन चीजें, रीअपॉइंटमेंट, फ्रेश अपॉइंटमेंट और नो अपॉइंटमेंट। इजी याद रखने के लिए, रीअपॉइंटमेंट, फ्रेश अपॉइंटमेंट, नो अपॉइंटमेंट। ठीक है, एजीएम पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मेनी फेयर अवेयर, पर एजीएम ऐसा बहुत कैसा होता है, बहुत बार है ना डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो है वो उसका रिलेटिव होता है, जो मेन डायरेक्टर अपना नॉन रोटेशनल एमडी का रिलेटिव होता है। तो साला अपन इसको नहीं अपॉइंट करेंगे, एमडी को बहुत बुरा लगेगा, एमडी साला हमारे लिए काम कर रहा है, वो एमडी चाहिए हमको, ये बहुत भारी आदमी है, लेकिन वो उसका वो साला है, मतलब साला है, वो नहीं चाहिए भाई। तो यार ये परेशानी हो रही है यार, अभी क्या करें? तो एजीएम में जैसे ही वोटिंग के लिए जाते हैं, डिस्प्यूट होता है, नहीं, ओके, कोई बोलता है हाँ हम लेंगे, नहीं हम नहीं लेंगे, ऐसा मिक्स मैच चल रहा है, यानी ओवर बरोबर पास नहीं हो रहा है, मतलब अपॉइंट करे कि नहीं करे मालूम ही नहीं पड़ रहा है। मीटिंग एडजेंट हो गई कि पूरा 2-4 दिन तो खींचेंगे नहीं, मीटिंग एडजेंट हो गई, तो आपको मालूम होगा एजीएम कब होती है? अगले हफ्ते, सेम टाइम। 152.7 बोलता है एडजेंट मीटिंग में भी क्या होगा? तीन चीजें, रीअपॉइंटमेंट, फ्रेश या नो अपॉइंटमेंट। ये समझ में आया? अगर एडजेंट मीटिंग में अगर ये डिस्कशन नहीं हुआ या अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, कान खुले मैं क्या बोल रहा हूं, 152.7 बोलता है रिटायरिंग डायरेक्टर इज डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड। 152.7 क्या बोला? 152.7 एक पॉइंट के लिए आया। 152.7 क्या बोलता है? अगर एडजेंट पहली वाली मीटिंग नहीं, पहली वाली मीटिंग में तुम्हारा कंक्लूजन हो गया तो खत्म करो, 152.7 पे आओ ही मत, 152.6 में ही खत्म हो गए तुम। लेकिन अगर एडजेंट मीटिंग हुई और एडजेंट मीटिंग में पहुंचे और एडजेंट मीटिंग में भी तुम्हारा कोई डिस्कशन नहीं हुआ, वो मैटर ही नहीं आया, मैटर आया तो पर डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रिटायरिंग डायरेक्टर इज डीम्ड टू बी डीम्ड। वापस डीम्ड मतलब समझ में आ रहा है? सेक्शन बोल रहा है हम
डीम टू बी क्या आएगा, डीम टू बी रीअपॉइंटेड। ये झेपा मालिक, डीम टू बी रीअपॉइंटेड क्वेश्चन आता है, इसके क्वेश्चन आए भी है। एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई एजीएम हुआ, एजीएम में डिस्कशन ही नहीं हुआ, मिस्टर ए और बी निकलने, मिस्टर एबीसी निकलने वाले थे, ऊपर वाला मालूम है ना, मिस्टर एबीसी निकलने वाले थे। ओके, मिस्टर एबीसी थे, आए मीटिंग में, लेकिन डिस्कशन नहीं हुआ, एडजर्न हुई, एडजर्न मीटिंग में भी उनका डिस्कशन नहीं हुआ। Okay, do you think just provision of law provide for reappointment of ABC? Answer is yes. As per which section? 152(7). 152 subsection 7 बोलता है कि अगर adjourn meeting में कोई discussion नहीं हुआ तो the retiring director is deemed to be reappointed except, ये important है, deemed to be reappointed तो मेरे को समझ में आ ही गया, लेकिन प्रॉब्लम है 5 केसेस है वहां पर वो deemed to be reappointed नहीं होगा। आराम से घाई मत करना, बिकॉज दिस इज लास्ट क्रक्स ऑफ दिस सेक्शन। एक्सेप्ट ये समझने की कोशिश करो। एक्सेप्ट, वापस बोल रहा हूं, अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ तो क्या होगा, एडजर्न मीटिंग में भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ, उनका मैटर ही नहीं आया डिस्कशन में, तो जो रिटायरिंग है वो क्या हो गए, रीअपॉइंटेड, डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड है। एक्सेप्ट पहला, वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, ही इज नॉट डिस्क्वालीफाई, यानी सेक्शन अगर आप देखोगे डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन ये वाला, अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन एग्जांपल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इज मोर देन 20, अभी तक तो ये मालूम ही हो गया अपने को, 20 के ऊपर ऑलरेडी उसने किसी और का ले लिया होगा, तो अगर ये 7 दिन के बाद आया ना, तो बीच में 2 दिन के बाद उसने किसी और का ले लिया, तो 20 के ऊपर हुआ तो डिस्क्वालिफाइड है, तो ही इज नॉट डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड। डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड की बात कर रहा हूं, तो ही इज नॉट डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड, ये समझ में आया, तो ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, पहला एक्सेप्ट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। सेकंड, डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड एक्सेप्ट के केस में मैं उल्टा लिख रहा हूं, डिस्क्वालिफाइड, ही इज डिस्क्वालिफाइड। दूसरा, ही इज अनविलिंग टू कंटिन्यू, उसने ही मना कर दिया, नहीं बनने का भाई, तुम्हारी कंपनी साला कैसा, अरे यार ये हाँ करते हैं, क्या दिमाग खराब हो रहा है, नहीं बनने का तुम्हारी कंपनी में, उसने ही मना कर दिया। तीसरा, रिजोल्यूशन डाला था इसको अपॉइंट करने के लिए, रिजोल्यूशन वाज पुट बट इट वाज लॉस्ट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसका वोटिंग किया था हमने, ये खड़ा हुआ था और बोला इसको अपॉइंट करते वापस, और मेंबर का ओवर पास नहीं हुआ, समझा, यानी अरे मतलब मेंबर इंडिकेशन दे रहे हैं ना कि हमको अपॉइंट नहीं करना इसको, तो वो ऑलरेडी अगर हो चुका है तो वो डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड नहीं होगा। करंट ईयर, करंट ईयर जिस मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है उस मीटिंग का ही बात कर रहे हैं अपन। 152(6) के कंटिन्यूएशन में 152(6) क्या बोलता है, एजीएम में क्या करोगे आप, 2020 के एजीएम में क्या करोगे, 2021 के एजीएम में क्या करोगे, 3 जन को निकालोगे, 3 जन को जो निकालोगे वो वापस रीअपॉइंट हो सकते हैं, या तो फ्रेश हो सकते हैं, फ्रेश अपॉइंटमेंट हो सकता है, या तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ये डिस्कशन नहीं हुआ मीटिंग में तो मीटिंग एडजर्न होती है अगले हफ्ते की मीटिंग में भी ये डिस्कशन नहीं हुआ, कंक्लूजन नहीं हुआ, तो जो 3 जन है वो डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड है, अनलेस वो तीनों डिस्क्वालिफाइड नहीं है, तीनों अनविलिंगनेस नहीं है, या तीनों का रिजोल्यूशन डाला था हमने मीटिंग में लेकिन सबने मना कर दिया, रिजोल्यूशन वाज पुट बट लॉस्ट, समझा, एवरीबॉडी क्लियर। हाँ, रिजोल्यूशन वाज पुट बट लॉस्ट, पास मतलब हाँ वही, बट नॉट पास्ट, वही कॉन्सेप्ट, मतलब कितना परसेंट मेरे को पता, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के लिए कितना चाहिए, ओआर 51% था, 51 नहीं मिला, ओआर पास नहीं हुआ ना, जितने जन ने वोटिंग किया उसका कैलकुलेशन मैंने बता दिया पहले। और इसके बाद चौथा, एक्ट बोलता है ओके हमें स्पेशल रिजोल्यूशन या ओआर ये चाहिए ही चाहिए, यानी ये अपॉइंटमेंट के लिए हमें रिजोल्यूशन कंपलसरी चाहिए। अब ये मैं बताऊंगा तो समझेगा नहीं इमीडिएटली, ओके इसको थोड़ा वेटिंग रखते हैं, पर ये मैं आगे जब लिंक करूंगा तब मैं समझा दूंगा इस सेक्शन का इंटरलिंक के। ऐसा एक सेक्शन है जिसमें ये बंदे के अपॉइंटमेंट के लिए हमें रिजोल्यूशन ही चाहिए। 152(7) क्या बोलता है, कौन सा अपॉइंटमेंट है, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट है। डीम्ड रीअपॉइंटमेंट मतलब रिजोल्यूशन पास हुआ क्या, नहीं हुआ, रिजोल्यूशन पास किए बिना हमने अपॉइंट कर दिया है। तो एक कुछ सेक्शंस होगा चैप्टर 3 में अपन देखेंगे जहां पर इस बंदे को अगर अपॉइंट करना है तो उसके लिए रिजोल्यूशन होना जरूरी है। तो अगर रिजोल्यूशन होना जरूरी है, एक्ट ने क्या बोला, इसको अपॉइंट करना तो क्या चाहिए, हमें रेजोल्यूशन चाहिए, और रेजोल्यूशन चाहिए, लेकिन क्या 152(7) में रेजोल्यूशन पास हुआ था, नहीं, तो इसीलिए तो अगर एक्ट बोलता है कि रेजोल्यूशन चाहिए, क्योंकि रेजोल्यूशन नहीं हुआ तो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, ये 5 पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन टू डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। ओके 152(7) बोलता है, वापस मैं समझाता हूं आखिरी बार, 152(7) बोलता है डीम्ड रीअपॉइंटमेंट होगा। 152(7) क्या बोलता है, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट होगा, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट होगा, ये समझ में आया। लेकिन 5 केसेस में डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। पहला, वो डिस्क्वालीफाई है, दूसरा उसको नहीं बनना है, तीसरा रिजोल्यूशन डाला था वो गया, मतलब पहले से पब्लिक को फेथ ही नहीं है उस पर, पब्लिक को फेथ नहीं है तो वापस डीम्ड क्यों बनाओगे। चौथा, ओके एक्ट, अपना कंपनी एक्ट बोलता है कि उसका अपॉइंटमेंट
या तो स्पेशल रिजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन से ही होना चाहिए, बिना रिजोल्यूशन के वो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, एक्ट बोलता है। समझ में आया? डन। एंड आखिरी पॉइंट, ओके, अगर वो अपॉइंट किया गया था सिंगल रिजोल्यूशन से, किससे? सिंगल रिजोल्यूशन। ये अगर ब्रेक के बाद हुआ तो ब्रेक के बाद, नहीं तो कल के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा, तो आज उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, बट ये दो मेरे पेंडिंग रहेंगे आपके साथ डिस्कस करने के, ठीक है? ये दो मैं आपको लिंक वापस करूंगा। सिंगल रिजोल्यूशन यानी जब उसका अपॉइंटमेंट हुआ था तो 5 जन का एक साथ में अपॉइंटमेंट हुआ था, इसके लिए उसको ले लिया था, इस कंटेक्स्ट में रहेगा, तो वो देखेंगे। तो ये अगर आपको देखना है तो सिंगल रिजोल्यूशन का मैं इधर हिंट दे सकता हूँ, हाईलाइट कर सकता हूँ, ये रहा, वोटेड इंडिविजुअली, ये वाला पॉइंट 162, तो वो कंटेक्स्ट में आएगा तब मैं बता दूंगा, लेकिन आपको आंसर अभी रट लेना है, रट लेके खत्म कर दो। ओके, तो मेरे को बता 152.7 क्या बोलता है? डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। हु इज डीम्ड रीअपॉइंटमेंट? रीअपॉइंटेड रिटायरिंग डायरेक्टर, रोटेशनल नहीं, रिटायरिंग डायरेक्टर्स आर डीम्ड टू बी रीअपॉइंटमेंट। ओके, इन विच मीटिंग? इन एजीएम और एडजर्न्ड? एडजर्न्ड एजीएम। एडजर्न्ड एजीएम में अगर डिस्कस नहीं हुआ तो, डिस्कस हो गया तो खत्म ही करो ना। डिस्कस 3 चीज हो सकती है, क्या 3 चीज हो सकती है? अपॉइंट कर देंगे, या तो किसी और को करेंगे, या तो नहीं करेंगे। अगर ये तीनों डिस्कस हो गए तो फिर ये डिस्कशन ही नहीं है, ये समझ में आया ना? लेकिन ये तीनों नहीं हुए तो फिर ये डिस्कशन आएगा। ये डिस्कशन क्या आएगा कि भाई यार डीम रीअपॉइंटेड है, और खाली 5 चीजों में वो डीम रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। कौन सी चीजें? डिस्क्वालीफाइड, ये रट लो, हाँ ये रट लो, डिस्क्वालीफाइड है, ओके, अनविलिंगनेस है, ओके, रिजोल्यूशन लॉस्ट हुआ है, पुट किया था लेकिन लॉस्ट हुआ, उसके बाद कंपनी एक्ट के हिसाब से उसको कंपलसरी रिजोल्यूशन चाहिए, आइदर ओआर और एसआर, और 5वां चीज है सिंगल रिजोल्यूशन से वो अपॉइंट किया गया था, सिंगल रिजोल्यूशन से वो अपॉइंट किया गया था। ये था 152.6 and 7, मेरे ख्याल से 152.6 कर क्लियर एवरीबडी? ओके, अब प्रोवाइजो। ओके, पहली बात तो ये प्रोवाइजो नहीं है, प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल ही नहीं है, ये सिर्फ किसको एप्लीकेबल है? पब्लिक कंपनी। यानी प्राइवेट कंपनी में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल। तो प्राइवेट कंपनी यूज करना चाहती है तो करे, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपने मैकेनिज्म से जा सकती है। तो ये मैकेनिज्म किसको एप्लीकेबल नहीं है? प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होगा कि तू रिटायरिंग है, तू नॉन रिटायरिंग है, रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल है। प्राइवेट कंपनी अपना मैकेनिज्म डिसाइड करो। हाँ, तुमको ये मैकेनिज्म यूज करना कर सकते हो, यानी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि प्राइवेट कंपनी यूज नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन प्राइवेट कंपनी को कंपलसरीली नहीं करना है। क्लियर ये? ओके, ये है प्राइवेट कंपनी का। तो डायरेक्टली इसका स्टेटमेंट एक्सेप्शन नहीं है, इसका डायरेक्टली इन लोग ने बोला हुआ है कि प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। और दूसरा प्रोवाइजो में, ओके, रूल्स इन लोग ने निकाला था, उसी रूल्स और प्रोवाइजो का कंबाइन करके गवर्नमेंट कंपनी विच इज नॉट ए लिस्टेड कंपनी, विच इज नॉट ए लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी है तो है, कान खुले, हाँ, लिस्टेड कंपनी है तो ये फॉलो करना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी होगी ना, विच इज नॉट लिस्टेड मतलब पब्लिक का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी है पर पब्लिक का पैसा ज्यादा नहीं है, मतलब आपस में ही चल रहा है, तो ये सेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ओके, और इनकी सब्सिडरी यानी गवर्नमेंट कंपनी जो लिस्टेड नहीं है और उनकी भी सब्सिडरी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीजें तुमने ध्यान रखनी है। तो 3 जगह ये फॉलो नहीं करने को आएगा, मैं एक्सेप्शन को पिंक कलर में कर देता। प्राइवेट कंपनी एप्लीकेबल नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी विच इज नॉट ए लिस्टेड कंपनी एंड द गवर्नमेंट कंपनी विच इज नॉट ए लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी, उनको भी एप्लीकेबल नहीं है, इनको ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर है? एक्सेप्शन क्लियर सब लोग? एवरीबॉडी? ओके, तो लास्ट क्वेश्चन टू कंक्लूड दिस सेक्शन। मेरे को बताओ ये सब डिस्कशन कौन से डेट पे होगा? एजीएम पे, एजीएम में। ये सब लोग क्लियर है? ओके, अब स्क्रीन में देखो, स्क्रीन पे एग्जांपल को देखो, मेरे को बताओ ए बी सी डी एफ, ये एग्जांपल लो, ये एग्जांपल लो, ये एग्जांपल ए बी सी डी एफ जी एच आई। मेरे को बताओ 15 जून 19 का 15 जून 20 को एजीएम है, एजीएम में कौन रिटायर होगा? अपने एग्जांपल को यूज करो ना, कौन रिटायर होगा? अपने हिसाब से ड्रॉ ऑफ लॉट में कौन निकला था, किसको निकालोगे? एबीसी। ये सबको समझ में आया एवरीबॉडी? अब मेरा क्वेश्चन है, एजीएम ही नहीं हुआ कुछ कारणवश, या एबीसी को मालूम था एजीएम हुआ और ये सब साले लोग मेरे को लेंगे नहीं वापस, एबीसी ने नखरे किए और एजीएम होने ही नहीं दिया, और ये 15 सितंबर तक खींचा। 15 सितंबर मतलब बहुत तो टाइम। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या एबीसी 15 सितंबर तक कंटिन्यू करेंगे या एजीएम में ही उनको छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि देखो सेक्शन क्या बोलता है, रोटेशनल नॉन रोटेशनल डायरेक्टर में से जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसका पीरियड, उसका टेन्योर, जो रिटायरिंग है उसका टेन्योर कब तक है? एजीएम तक है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, 15 जून को एजीएम होने वाला था लेकिन एबीसी ने जानबूझकर एजीएम नहीं रखवाया और 15 सितंबर को एजीएम हुआ, तो मेरे को बताओ एबीसी रिटायर कब होंगे, 15 जून को या 15 सितंबर को?
लिखा है कि एजीएम तक है, एजीएम तक है। ओके, यही कॉन्सेप्ट आता है जब लॉ एक्सट्रीम केस को नहीं लेता, ये तो बताएगा नहीं लॉ में, इसीलिए इसमें केस स्टडी आई है, इसमें केस लॉ आया है। यहाँ पर क्लियर कहता है बी आर कुंद्रा केस करके है, बी आर कुंद्रा ये केस में क्लियर बोला है, जिस डेट पे एजीएम होना चाहिए था उसी डेट पे रिटायर होंगे, खत्म स्टोरी। यस, खत्म, शुड हैव बीन हेल्ड, खत्म। तो यानी मेरे को बताओ एबीसी रिटायर कब होंगे? 15 सितंबर नहीं, शुड हैव बीन हेल्ड। वही तो बोला, बी आर कुंद्रा क्या बोला, जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी, शुड हैव बीन हेल्ड, जिस दिन होनी चाहिए थी उस दिन रिटायर होंगे। मैं आराम से, मैं इसमें और क्लैरिटी दूंगा, टेंशन मत लो, एक ये लास्ट पॉइंट ही है, इसमें और क्लैरिटी दूंगा। मेरे को बताओ मतलब रिटायर कब होना चाहिए एबीसी? 15 जून को हो रिटायर। अब इसमें तुम अपना 152 156 7 मत लगाते बैठना, डीम रीअपॉइंटमेंट, क्योंकि एजीएम ही नहीं हुआ है। 152 7 कब काम आएगा? 156 7 कब काम आएगा? एडजर्न्ड एजीएम। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? 152 7 इसमें नहीं आएगा। तुम ऐसा नहीं बोलोगे एबीसी इज डीम रीअपॉइंटेड, नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे यहां पर तुम्हारा आंसर ऐसा आ जाएगा, ठीक है सर वो रिटायर होने चाहिए थे 15 जून को, लेकिन अभी 15 जून को एजीएम नहीं हुआ, अभी कोई अपॉइंट ही नहीं हुआ, फिर तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, तो डीम रीअपॉइंटेड। नहीं भाई, डीम रीअपॉइंटमेंट कब एप्लीकेबल है? एडजर्न्ड एजीएम। मैं बोल रहा हूं एजीएम नहीं रखी इन लोग ने, अरे एबीसी वालों ने, एबीसी ने नहीं रखी 15 जून को, तो ये एजीएम नहीं रखी, और 15 सितंबर को एजीएम रखी, तो 15 सितंबर तक कंटिन्यू कर सकते हैं क्या ये लोग? नहीं, तो इनको रिटायर कब होना पड़ेगा? 15 जून को। और ये किसने बताया? सेक्शन ने नहीं बताया, सेक्शन ने तो डेट दे दिया था, लेकिन इसमें अपने को क्लैरिटी नहीं थी, इसमें अपने को क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए यहां पर क्या होगा? कौन सा केस लिया आपने? बी आर कुंद्रा। आराम से, समझ में आया? बी आर कुंद्रा केस करके है। इज दैट पॉइंट क्लियर नाउ? ओके, अब इसमें और एक चीज है, इसमें और एक मैं थोड़ा सा ग्लिच मतलब चेंज करता हूं, जो अपने को क्वेश्चन चेंज होगा। मेरा एजीएम कब होना चाहिए था? वापस ब्लैक में लिखता हूं, मेरा एजीएम कब होना चाहिए था? 15 जून 20। फर्स्ट वीक ऑफ जून में फ्लड्स आ गए, जिधर रजिस्टर्ड ऑफिस है, और फ्लड्स केस में रजिस्टर्ड ऑफिस की पूरा बह गया, मतलब फाइल्स सब बह गई, कंप्यूटर सब बह गया, बहुत भयंकर फ्लड आया, तो बह गया। तो 10 जून को ओके इन्होंने, कंपनी ने आरओसी को अप्लाई किया कि हम एजीएम रख ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो एजीएम का एक्सटेंशन दो। तो आरओसी ने एक्सटेंशन दिया और 15/9/20 दिया। अब मेरे को बताओ एबीसी कब रिटायर होंगे? 15/9/20। अब 15/9/20, क्योंकि एजीएम ought to be held is defined by ROC now, एक्सटेंशन लिया, आपने अपनी मर्जी से चेंज किया, उसमें आपका जो डेट ऑफ एजीएम था उसी में आपको रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आरओसी के पास गए और आरओसी ने एक्सटेंशन दिया है, तो आपका रिटायरमेंट डेट क्या होगा? 15 सितंबर। आई डू थिंक नाउ केस इज क्लियर। पक्का क्लियर है एवरीबॉडी? ओके, एकदम क्लियर ना? ओके, तो ठीक है, ये वाला पॉइंट। और एक छोटा सा इस पॉइंट में मैं आपको बता दूं, कैन ऑल बी रिटायरिंग, कैन ऑल बी रोटेशनल, कैन ऑल बी रोटेशनल, ओके, कैन ऑल बी रिटायरिंग, कैन ऑल बी रिटायरिंग, ठीक है। एज्यूम करते हैं 3 ही डायरेक्टर है, एबीसी 3 ही डायरेक्टर है, ओके। अब मेरे को बताओ 15 जून 20 को एजीएम होना चाहिए था और 15 सितंबर 20 किया, तो समझ में आया? ओनली 3 डायरेक्टर, ओनली 3 डायरेक्टर एंड ऑल, ओनली 3 डायरेक्टर आर देयर एंड ऑल आर रिटायरिंग। कुछ समझ में आया? अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब मेरे को बताओ क्या करना? बी आर कुंद्रा केस के हिसाब से 15 जून, अगर 15 जून को रिटायर होते हैं तो डायरेक्टरलेस कंपनी, नहीं फिर बाद में वो हो जाएगा कोरम वाला। बोर्ड मीटिंग कैसे होगा? बोर्ड मीटिंग तीनों रिटायर हो रहे हैं, कोरम कैसे है? अरे कोरम के लिए मेंबर्स ये चाहिए तो सही। अब ये डायरेक्टरलेस कंपनी हो रही है, 3 ही डायरेक्टर, मैं क्या बोला? तीनों रोटेशनल, तीनों पब्लिक कंपनी लो, तीनों रोटेशनल और तीनों रिटायरिंग। पर रिटायरमेंट भी 1/3 होंगे ना ऑफ रोटेशनल। अरे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्टिकल ने बोला है ऑल रोटेशनल ऑल रिटायर, 1/3 तो लॉ ने बोला ना, पर लॉ के साथ में मैंने क्या समझाया? क्या आर्टिकल डाल सकता है क्या 1/3 की नहीं, वो सब रिटायरिंग कर सकते हैं? यस, ये अपने डाला ना, ये अपने डिस्कस किया ना भाई, ऑल कैन बी रोटेशनल, ऑल कैन बी रिटायरिंग। नाउ द क्वेश्चन कम्स, इस केस में क्या होगा? क्योंकि बी आर कुंद्रा को यूज करोगे तो गया, तो ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, ये केसेस ये एक बार ही आया है, बट ये ओल्ड सिलेबस में आया हुआ है। तो एक्सेप्शनल केसेस में ये लोग बोलते हैं, ये लोग कंटिन्यू करेंगे टिल 1519, बी आर कुंद्रा का यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि डायरेक्टरलेस कंपनी करके मतलब नहीं होगा, तो एक्सेप्शनल केसेस में यहां पर ये करेंगे। और ये केस लॉ भी इसके ऊपर हुआ है, एक्सेप्शनल केस में एक केस लॉ है, पर उसको रेफर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पर ये मैं बता के रख रहा हूं कि इसमें आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। डायरेक्टरलेस कंपनी आप खुद होके मत बनाइए, आप समझे? तो ये इस केस में उन्होंने, कोर्ट ने कंटिन्यू करने दिया हुआ है, लेकिन एक्सेप्शनल केस
ये केस में नहीं होगा। कौन सा? जिधर अपने 9 डायरेक्टर थे और 3 रिटायर हो रहे हैं, तब नहीं होगा। तब उनको 15 जून को ही रिटायर होना पड़ेगा। कोई समझा? और लेकिन मैं ये बोल रहा हूं 3 ही डायरेक्टर है खाली और तीनों को रिटायर होना है, तो इस केस में तो डायरेक्टरलेस कंपनी हो जाएगी। कंपनी चलेगी कैसे? एजीएम कैसे होगा? टोटल डायरेक्टर 3। हाँ टोटली 3 है, मतलब कुछ बचा ही नहीं है, डायरेक्टर ही नहीं बचे है। हाँ समझे? मतलब रिटायर हो गया तो डायरेक्टर एक कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इस या तो एग्जांपल लेते हैं 3 है, 3 में से 2 रिटायर हो रहे हैं या 1 रिटायर हो रहा है, तो 2 भी कुछ कर नहीं पाएंगे और कहां से अपॉइंटमेंट करेंगे जब तक एजीएम नहीं होता तब तक। तो इसको कैरी फॉरवर्ड करने दो। कोर्ट बोलता है ऐसा सिचुएशन मत लाओ कि डायरेक्टर लेस हो जाए। ऐसा सिचुएशन मत लाओ जो पहले वाले देखा ना, मिनिमम के नंबर के नीचे जाए, तो मिनिमम नंबर के नीचे मत जाने दो। अंबिका टी मिल्स का कॉन्सेप्ट है इसमें। अंबिका टी कंपनी पर उसको रेफर करने की जरूरत नहीं है, पर अंबिका टी कंपनी ने क्या बोला, अगर ऐसा केस हो रहा है, एक्सेप्शनल केस है ये, एक्सेप्शनल केस के लिए अंबिका टी कंपनी ने बोला यू कैन कंटिन्यू टिल द एजीएम। तो अगर 15 ये भले ही आरओसी से आपने नहीं लिया होगा टाइम, लेकिन इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अंबिका टी कंपनी है, लेकिन वापस बोल रहा हूं ये एक्सेप्शनल, ये एक ही बार क्वेश्चन आया है, लेकिन मैं बता के रख रहा हूं ताकि क्या वो अपने को क्लियर रहे। सब पॉइंट क्लियर? इसमें भी इशू इसलिए हुआ कि तीनों रिटायर हो रहे थे अंबिका टी कंपनी में। एक होता तो फिर तो खत्म ना, फिर तो कोई एक रिटायर कर लेंगे, फिर खाली बोर्ड मीटिंग के लिए प्रॉब्लम आता था, फिर वो अपना वो नहीं क्या 2 जन मिलके और एक को अपॉइंट करेंगे, वैसा होता था। फिर यहां पर ऐसी सिचुएशन मत लाओ कि डायरेक्टरलेस कंपनी हो जाए, यानी कुछ काम ही नहीं हो, ऑपरेट क्या होगा, कौन करेगा काम? कल ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर? डन मालिक? तो ये हो गया अपना, मेरे ख्याल से 150 to 67 अच्छे से क्लियर हुआ है। मतलब अभी पूरा अच्छे मालूम, ध्यान रहना चाहिए अपने को, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और सारे एग्जांपल्स अपने को ध्यान में आ जाने चाहिए। ठीक है, चलो अब ब्रेक लेते हैं।